ये कड़ा है, उरे कड़ा है ये ऑप्शन इसमें। हाँ इसमें, इसमें सब तरह ये देखिए बन रहा है। हाँ, इस पर राइट क्लिक हुआ, राइट क्लिक दो, इसमें ओपन कर ले जो भी होगा, ओपन सेटिंग्स। इसमें तेरे ये डिस्कवरेबल करा कितना? ये रे। हाँ इस पर दबा, ये ऑन है तेरा? पहले ऑन कर ले, कर लिया? छोड़ दे भाई बटन है ना, क्या करूँ? आवाज आ तेरे? गुड मॉर्निंग सर, प्रदीप सर। मॉर्निंग। एक बार मैं कनेक्ट करता हूँ सर। गुड मॉर्निंग शंकरप्पा, धारवाड़ से। सही ऑन कौन करे, मतलब ज्यादा देर दबा दिए थे। करम सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। कनेक्ट नहीं हो रहा ना, हाँ तेरा ऑन कौन है? ऑफ हो गई। ये ऑन कर। आवाज आ रही है सर आपकी? हाँ छोड़ दो। पेयरिंग उसने कही थी कनेक्ट किए को पेयरिंग। नमस्कार मत कर रहा हूँ, थोड़ा वेट करिए सर। हेलो सर। सर नमस्कार, अनिल एसएससी। मॉर्निंग सर। कनेक्ट तो हो गया लेकिन इसमें आवाज फिर। हेलो एक मिनट सर, अनिल उसने बोला। हेलो एक मिनट थोड़ा वेट कर। इसमें तो बोलो। मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। आ रही है सर। आ रही है। थोड़ा वेट कर लो बस। ठीक है ले आ गई। हाँ अरे हाजू भाई मैं पीछे कॉल करूँ? मानो ठीक है बिल्कुल। आवाज आ रही है? हेलो आवाज आ रही है मेरी? यस सर। हाँ आ रही है। ओके थैंक यू भाई, थैंक यू। बस एक मिनट लो। सभी का वेलकम है। वीरेंद्र देख रहा है मेरे को, शाबाश। शुभम भी आ गए। शुभम को मैं एक बार वो उनकी शुभम वेलकम मैं एक बार आपको वो कर देता हूँ, आपको कोर्स बना देता हूँ। शुभम गुड मॉर्निंग सर, योगेंद्र। ओके गुड मॉर्निंग मेक कोस्ट। शुभम वेलकम आपका है। शुभम आपको कोस्ट मैंने बनाया है, तो आपको स्क्रीन पे क्यों नहीं? गुड मॉर्निंग सर, योगेंद्र जी। योगेंद्र वेलकम भाई। संजू को देख रहा हूँ मैं, और किस को देख रहा हूँ? गुड मॉर्निंग सर, मनोज कुमार रेलवे मनोज कुमार, सभी को देख रहा हूँ मैं। बोल रहा हूँ खुद रमनी चानू वेलकम। वीरेंद्र सिंह नमस्कार अनिल एसएससी। एसएससी गुड। अनिल नागराज है, यस वालीवाल भी आ गए। गुड मॉर्निंग सर, योगेंद्र जी। गुड मॉर्निंग सर, सुमेश आ गई है। संजू और कौन है? शुभम आपका वीडियो नहीं आ रहा और आप अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। शुभम आ गए हैं इधर से, राजवीर दिल्ली से। यहाँ से हाँ गुड। शंकरप्पा सर वेलकम आपका, गुड मॉर्निंग। ओके आवाज तो जाएगी। मनोज आ रही है आपकी आवाज? कौन बोल रहे हैं? आ रही है। नमस्ते जी। नमस्ते मनोज, आ रही है आपकी सभी की। कुलदीप वेलकम। कुलदीप कोचा भी आ गए। ओके गुड। क्या सर मुने गुड मॉर्निंग सर। हाँ नो प्रॉब्लम। आप बिजी हो रहे? हाँ बिजी था मैं थोड़ा सा, उसमें ये इसका इशू हो जाता है आवाज का थोड़ा सा।
गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग भाई मॉर्निंग। शाबाश, ज्वाइन करो ज्वाइन करो। 10 बजे हम शुरू करेंगे, इतना ज्वाइन कर लो। शाबाश, कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, काफी लोगों ने ज्वाइन कर लिया, और भी ज्वाइन करो। शाबाश। गुड मॉर्निंग सर, सुरेश SSCB। हाँ सुरेश SSCB दिखाई दे। यस थैंक यू सर। वेलकम। प्रदीप देख रहा है, राजवीर, विनोद, यस, संजय, संजय वेलकम, संजय वेलकम। आप संजय आ गए। राम निवास, राम निवास गुड मॉर्निंग कोच साहब। राम राम कोच साहब जी। राम 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 राम। राजवीर का एक क्वेश्चन आ रहा था, मैं इस टाइम ले लेता हूँ। आप वो राजवीर कन्विंस नहीं हो पाए शायद। मॉर्निंग भाई मॉर्निंग। नरेंद्र भी आ गए। वो था उसका सुशील के कुछ बाउट का। देखो बायोमोटर्स जैसे मैं हूँ अभी, मेरा टेक्निकल साउंड हो सकता है, बट बायोमोटर्स फिनिश है मेरे। बायोमोटर्स हाँ वेलकम भाई। बायोमोटर्स का पीक लेके आना होता है, वहां पर पीक नहीं है तो नहीं कर सकते। वेलकम भाई, बाद में करेंगे डिस्कशन नेक्स्ट क्लास। रजनीश आए हैं, शाबाश गुड, वेलकम रजनीश। गुड मॉर्निंग सर, विश्वदीप। विश्वदीप वेलकम भाई। गुड मॉर्निंग सर, इंदौर से। इंदौर से, शाबाश गुड गुड गुड। गौरव है, गौरव भी आए हैं। और मैं देख रहा हूँ नरेंद्र, राजू आ गए हैं, गुड। प्रवीण हुड्डा वेलकम। टीसी मनोज सर वेलकम, शाबाश। अजय दीप आ गए हैं, अजय दीप हाउ आर यू अजय? गुड मॉर्निंग सर, अश्विनी। मॉर्निंग अश्विनी, मॉर्निंग, शाबाश वेलकम। गुड मॉर्निंग सर, जितेंद्र राजस्थान। जितेंद्र राजस्थान वेलकम। नगरप्पा, many people. गुड मॉर्निंग कोच साहब। के यादव। के यादव, के वेलकम। के आ गए, शाबाश। सन्नी आ गया, लुकोई आ गया। साहिल वेलकम, साहिल डाल गए। या डोंट सी योर वीडियो। हाँ मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। अभय नारायण पूरी तैयारी से मास्क लगा रखे है, गुड गुड गुड। आज इम्पोर्टेंट टॉक है हमारी, इंजरीज के ऊपर है, और हमारे एक्सपर्ट भी आ गए हैं। बस शुरू करेंगे जल्दी, 10 बजे। गुड मॉर्निंग सर, प्रवीण। प्रवीण, हाँ प्रवीण आपको गुड मॉर्निंग। शीश राम आए हैं, ये इधर की है, आवाज आ रही है। तभी मशरा हुआ था ना, मैं बोला। गगनदीप को गगनदीप को प्रदीप आ गए हैं, परमजीत को, यस गुड। मैं देख रहा हूँ उनको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ जिनको देख पा रहा हूँ। नवीन आ गए हैं, रुपेश, विजय, राजीव रंजन, लोकेंद्र मलिक, यस वेलकम। जीत आर्य, गगनदीप को वेलकम। सीनियर रेसलिंग कोच टीसी मनोज, यस वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सुखविंदर कौर, ओके वेलकम सुखविंदर। और यस मुकेश, या गुड। सर्वर आ गए, गुड। राजेंद्र कुमार, राजेंद्र वेलकम भाई। हैं राजेंद्र बनियान में हैं। जय हिंद सर। जितेंद्र वेलकम सर। 2-3 क्लास छूट गई है ड्यू टू सर्विस एक्सीजेंसी, तो उसको कैसे अटेंड करें सर, बताओ सर। कैसे अटेंड करेंगे? ओके इसका YouTube आप तो रिकॉर्ड कर रहे हो सर, इस पे 1-2 क्लास छूट गई है, उनको अटेंड। हाँ रिकॉर्डिंग तो है सारा, ये कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाले। सर ये लिंक वगैरह कौन है मिलेगा ये? सर उसका?
ये लिंक अभी तो इनका उस तरफ ध्यान नहीं गया हमारा। एक बार रिकॉर्डिंग तो हो चुकी है, पड़ी है रिकॉर्डिंग। हाँ रिकॉर्डिंग वो कंटिन्यू है सर, उस पे शो कर रहा है रिकॉर्डिंग। हाँ ओके। तो बाद में क्या ये मैकेनिज्म लगाएंगे, क्या करेंगे कि वो कैसे शेयर की जा सकती है, तो वो अपना डिपार्टमेंट की तरफ से थोड़ा परमिशन हो तो वो है। बाकी सर गुड मॉर्निंग राकेश चंडीगढ़। राकेश चंडीगढ़ गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। इंद्रजीत आ गए पंजाब से, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, डिप्लोमा ट्रेनी विजयपाल। विजयपाल वेलकम, गुड। राजीव तोमर आ गए, गुड राजीव वेलकम आपका। और हाँ और भी आ रहे हैं, और भी आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। हाँ गुड मॉर्निंग, जमाल सर बोल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। सुमित आए इधर से, ओके। शंकर अप्पा सर, ओके गुड मॉर्निंग। आ जाओ, जिसको वीडियो दिखाना है वीडियो का आप ऑप्शन आपके पास, ना दिखाना चाहते ना। एसटीसी पुवाना, यस मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। मीनाक्षी देवी है, मीनाक्षी देवी। प्रवीण कुमार है, प्रवीण कुमार, यस वेलकम प्रवीण। ओके, इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई आज आपकी इंजरीज पे सारे जुलूस है बस। योगेंद्र सैन आया, यस गुड। देख रहा हूँ जिसको देख सकता हूँ। मंजीत रानी कोशिश कर रही है कनेक्ट करने की। क्या ये नरेंद्र सियाई सर गुड मॉर्निंग। नरेंद्र सियाई सर, सुजीत भी आ गए। सुजीत मान वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। कैसे हो सर? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया हूँ। गुड, ठीक है। हाँ आज इंजरी पे बात करेंगे सर। महावीर प्रसाद, महावीर वेलकम। द्रोणाचार्य मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। अल्पेश, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर आज कोच अनिल सर हैं जो अपने एसएसबी का, उनका बर्थडे है जी, उनको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक जी। कृपा शंकर का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू कृपा शंकर। कृपा शंकर को भी हो, वेरी गुड। दोनों को, अनिल को और कृपा को, दोनों को हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। जन्म दिवस के हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। वेरी। सुमित शेरावत भी आए या कुछ। अजय सिंह मैं आज देख पा रहा हूँ। यस आज महावीर को सब आपका कब है? ओके 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 सर। गोविंद सर वेलकम आपका। देख गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस यस। कुलदीप यादव, यस। कृपा केक का लेके आया कि नहीं सर? सर गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग दीपक। विष्णु, गुड मॉर्निंग। दीपक, विष्णु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग को साहब। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को बोल रहे हो आप, मेरे को पता है। गुड मॉर्निंग सभी को, एक दूसरे से बोल सकते हैं। अभी बस टाइम शुरू हम करने वाले हैं। टाइम देख रहे हैं, 2-3 मिनट और बाकी है। 3 मिनट शुरू करते हैं। एक्सपर्ट हमारे आ गए हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अशोक यादव वेलकम। सीमा आ गई है, यस गुड। बबलू कुमार, विजय मलिक, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सीमा। गुड मॉर्निंग सर। अजय सिंह बॉम्बे। अजय बॉम्बे, यस गुड। नीरज वेलकम। मोहित को भी साथ बिठाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। संजय पुनिया, यस। नमस्कार सर। कुलदीप सोनीपत। कुलदीप सोनीपत, नमस्कार भाई। ओके 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 सर। ओके, काफी आगे लोग। कहता है बोलिए बोलिए शाबाश, कोई बात नहीं, पूछना पूछिए। 2-3 मिनट है हमारे पास। मैं क्वेश्चन मेरे पास काफी है। मैं रुपेंद्र पूनिया। रुपेंद्र वेलकम, शाबाश, गुड मॉर्निंग। और अनिल मान भी आए शायद। अनिल मान को देख रहे हैं। मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग सर, आई एम शिवाजी। शिवाजी वेलकम, शाबाश। नीतू आई है अपने हस्बैंड के साथ। संजय आ गई है।
गुड मॉर्निंग सर। तू अलग राजेश हिसार। ओके हिसार से शाबाश। ओके वेलकम। श्वेता आ गई है सर। श्वेता सर ओके सर। हाँ हाँ बोलो। नमस्ते कोच साहब। आरब का लेंथ के बारे में वो पूछा था, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन भी कर रहा था। अच्छा मैंने ओके नो प्रॉब्लम। मैंने है उसके ना बारे में वो डिस्कशन करना था वो। यू आर राइट रिमाइंडेड मी। यस बस एक मिनट में इसमें इसी में ले लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। एक्चुअली वो आर्म स्पैन का हमने बोला था, आर्म स्पैन अपना अपना देते हैं और उसको फिर हाइट से कंपेयर करते हैं। अगर हाइट से आपका आर्म स्पैन ज्यादा है, आपकी स्टैंडिंग हाइट से ज्यादा है, तो इट्स ऑलवेज बेटर। इट्स ऑलवेज बेटर, मोर इज बेटर। मॉर्निंग भाई वंदना, वंदना वेलकम मॉर्निंग। अभी मैं आपको मैं टाइम हो गया म्यूट करूंगा अभी। देखो हाँ यस करना फिर अपने एक्सपर्ट को मैं ये लेंथ तो सभी की ऑलमोस्ट ज्यादा ही होती है सर। हाँ लगभग ज्यादा होती है यस, लेकिन कईयों की ज्यादा है, कईयों की और भी ज्यादा है यस। और ओके आई थिंक इट विल बी ओके नाउ। भाई पहले तो हम थोड़ा सा मैं इतना बता दूं आपको कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं, तो उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें हम ले लेंगे। और कुलदीप मेरी आवाज सुन रहे होंगे, पता नहीं कुलदीप कल लेंगे तो कुलदीप लेंगे, नहीं तो मेरी क्लास हम ले लेंगे। उसमें उस क्वेश्चंस को, क्वेश्चन बड़े अच्छे आए हैं कई लोगों, तो उनको हम एड्रेस करेंगे नेक्स्ट। क्योंकि ऑटोडाइजेशन की जब बात हुई तो जी हमें कंफ्यूजन है, कैसे नजदीक कैसे एरोबिक कराएंगे कंपटीशन के नजदीक, वेट कम करने का और ये सब चीजें स्टफ है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। नो प्रॉब्लम, आपका हक है क्वेश्चन पूछने का और मेरी ड्यूटी है, तो उसको अगली क्लास में विल एड्रेस। तो आज के उस पर बात करते हैं, आज के टॉपिक पे। आज है ना आपका टॉपिक है इंजरीज रेसलिंग में, कॉमन इंजरीज इन रेसलिंग, ट्रूमास, और ये हम डिस्कस करेंगे आज की टॉकिंग जो रहेगी आपकी। और उसके लिए हमने बहुत क्वालिफाइड एक्सपर्ट बुलाए हैं, उनकी मैंने परमिशन ली थी, उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह मैंने, हमारे जो यहाँ के बॉस है मेरे कर्नल राज सिंह जी बिश्नोई, और उन्होंने हैप्पीली बोल दिया कि आप करवा सकते हैं उनका लेक्चर। तो वो काफी क्वालिफाइड है, मास्टर किया है उन्होंने अपने फील्ड में, और डीपीएस से इनका स्कूलिंग हुआ है और इंटरनेशनल कोर्सेज किए हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ उनके बारे में। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग मैं जो समझता हूँ वो ये है कि वो काफी दिनों से रेसलिंग से जुड़े हुए हैं। उनका नाम है मिस्टर शुभम करके, शुभम गुप्ता जी। तो वो रेसलिंग से काफी जुड़े हैं, बजरंग से लेकर के सब वो, और अभी भी रेसलिंग से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें काफी फायदा होगा उनका। तो आपके जितने डाउट्स हैं इंजरीज के बारे में वो आई थिंक क्लियर करेंगे। तो ज्यादा मैं टाइम नहीं लेते हुए मैं, शुभम सर प्लीज आप शुरू करिए। शुभम जी मेरी आवाज सुन रहे होंगे, आपका शुरू कर सकते हैं अभी। शुभम प्लीज। शुभम मेरी आवाज सुन रहे हैं? आपको अनम्यूट कर देता हूं सर। हाँ सर अब ठीक है। हाँ यस यू आर राइट, ओके यू आर ऑन स्क्रीन सर, नाउ यू कैन स्टार्ट सर। ओके तो सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग सारे कोचेस को। काफी कोचेस को मैं जानता हूँ, काफी नए हैं। तो आज और मैं साई का और हमारे जो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कर्नल राज सिंह बिश्नोई जी का और ओपी सर का थैंक यू कहना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं थोड़ा इंजरीज के बारे में आज हम डिस्कस कर पाए। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन चालू करता हूँ। थैंक यू सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कोई नो प्रॉब्लम। ओके विजिबल है सर? हाँ यस विजिबल है, थोड़ा सा वो कर दो, चाहे आप उसको लार्ज पे कर दो, स्लाइड शो में जाके। वेरी गुड
That's good. ठीक है। तो बिल्कुल हम सही। हम आज के मैं डिस्कशन बोलूंगा ना कि टॉक बोलेंगे, कि हम डिस्कस करेंगे इस बारे में कि इंजरीज रेसलिंग में क्या है और हम इन चीजों को कैसे बचा सकते हैं, उनका कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं एज अ कोचेस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब कि आप लोग इतना मदद कर सकते हैं इंजरीज बचाने में। तो हम इंजरीज पे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट ऑफ द गेम है। अगर मान लीजिए कोई मैच खेल रहा है, प्रैक्टिस कर रहा है, तो इंजरीज भी उसको आएंगी आएंगी, ये एक एथलीट के लाइफ का पार्ट है, तो इसको हमें उसी तरह एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसी में बात करते हुए सबसे पहले हम आईओसी की एक डेफिनेशन देखेंगे कि वो स्पोर्ट्स इंजरीज को क्या कहते हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज को वो बताते हैं कोई भी एक टिश्यू को डैमेज जब होता है शरीर के किसी भी स्पोर्ट या एक्सरसाइज की वजह से, तो उसको इंजरीज कहते हैं। ठीक है, रेसलिंग में ये ज्यादा क्यों है, क्योंकि जो रेसलिंग एक कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, तो उसमें आपस में प्लेयर बाउट करते हैं और उतनी ही पावर स्ट्रेंथ भी चाहिए, मसल को उतना ही स्ट्रांग बनाना है। अगर मसल उतनी स्ट्रांग नहीं होंगी तो इंजरीज और ज्यादा होंगी, तो इसलिए हमें स्पोर्ट्स इंजरीज को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं, ये तो जैसे बाउट कर रहे हैं तो आपस में एक दूसरे को लग जाती है, पूरा ट्रेनिंग टेक्निक है, अगर टेक्निक उसकी सही नहीं है तब उसको चोट लग सकती है, इक्विपमेंट सही नहीं है जैसे कि शूज वगैरह सही नहीं है, मैट में कोई दिक्कत है उसकी वजह से इंजरी हो सकती है, उसने वार्म अप अच्छे से नहीं करा है, स्ट्रेचिंग अच्छे से नहीं करी है, तो इसकी वजह से भी उनको इंजरी हो सकती है। तो मैंने एक आसान तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश करी है जिससे सबको समझ आए। दो में क्लासिफाई करा है, एक ट्रॉमेटिक और एक ओवरयूज। ट्रॉमेटिक मतलब चोट लगने की वजह से जो इंजरी, ओवरयूज जो ज्यादातर हम गलती करते हैं ट्रेनिंग में अपनी, क्योंकि हम उस पर लोड डालते हैं, प्लेयर पे अननेसेसरी वो ज्यादा लोड लेता है, उसकी वजह से जो उसको इंजरी होती है वो ओवरयूज में आएंगी। तो अब ट्रॉमेटिक को देखते हैं। ट्रॉमेटिक पहले जो होती हैं दो तरह की हैं, एक हो गई एक्सट्रिंसिक, एक हो गई इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक इंजरी वो हो गई जो इंजरीज हुई हैं आपस में कांटेक्ट होने की वजह से। ठीक है, इंट्रिंसिक हो गई जो इंजरी है जैसे कि मसल पुल, कोई बाउट कर रहा है, उसको दूसरे प्लेयर से धक्का भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं लगा, लेकिन उसका मसल में वीकनेस थी या मसल टाइट थी जिसकी वजह से उसकी हैमस्ट्रिंग पुल हो गई, तो वो आ जाएगा इंट्रिंसिक इंजरी में। तो ये दोनों आती हैं हमारी एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक ट्रॉमेटिक इंजरी के अंदर। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाइए, हम बाद में उनको लेंगे एक साथ। ठीक है, बीच में कोई भी क्वेश्चन आए आपको तो आप बाद में पूछ सकते हैं आराम से। अब ये कुछ फैक्टर हैं इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक इंजरी के। तो जैसे कि इसमें देख रहे हैं इंट्रिंसिक में जैसे हर एज है, चाइल्ड में अलग इंजरीज होंगी, वो एक एलीट एथलीट बन चुका है तब अलग तरह की इंजरी होती है, क्योंकि पावर स्ट्रेंथ हर चीज फर्क कर जाती है। फिजियोलॉजी में बात करें तो फिजियोलॉजी देखें तो जैसे अगर फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं है, मसल में वीकनेस है, रिकवरी अच्छी नहीं हुई है, फैटीग में है, तो इंजरी के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। और फिर एनाटॉमिकल देखें तो जैसे साइज है और सेक्स है, फीमेल्स में देखा गया है कि चांसेस ऑफ इंजरी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू मेल। ठीक है, और बायोमैकेनिक ऐसा चीज है जो बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है इंजरीज में, जैसे कि फ्लैट फुट, जैसे आप लोग सब जानते होंगे फ्लैट फुट के बारे में। अगर फ्लैट फुट है किसी प्लेयर को और वो उसकी प्रॉपर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर रिहैब या प्रॉपर उसको ठीक तरीके से नहीं ले रहा है, इंसोल्स वगैरह नहीं ले रहा है, तो उसकी वजह से उसको दर्द कमर तक और गर्दन तक भी जा सकता है। सो ही कैन अफेक्ट हिज बैक एंड सर्वाइकल ऑल्सो, सिर्फ किस वजह से कि उसका फुट फ्लैट है। तो हम इन सब चीजों को हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर में आ गया। एक्सट्रिंसिक हो गए जैसे कि ट्रेनिंग एरर। ट्रेनिंग एरर क्या करते हैं, प्लेयर ने 2-3 दिन एक्सरसाइज नहीं करी या कम करी और फिर एकदम से लोड बढ़ा दिया, तो फिर बॉडी जो है इंजरी प्रोन हो जाती है, मतलब उसको इंजरी लगने के चांसेस फिर बढ़ जाते हैं। ठीक है, एकदम से उसने सडन चेंज मतलब एक्सरसाइज चेंज कर दिया, पहले किसी और की कर रहा था एकदम अलग कर दी, तो उससे भी क्योंकि मसल वो दूसरे वाली पे लोड एकदम पड़ गया, वो वीक थी, तो फिर चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर है फैटीग, अगर रिकवरी अच्छी नहीं हुई है तो रिकवरी एक ऐसा पार्ट है, जितनी एक्सरसाइज जरूरी है उतनी ही रिकवरी जरूरी है। अगर रिकवरी नहीं करेंगे तो उतने ही चांसेस हैं बार बार इंजरी होने के। इक्विपमेंट के बारे में पहले ही बताया मैंने, जैसे शूज हो गए, नी कैप हो गया या मैट में दिक्कत हो गई, तो इन सब चीजों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। एनवायरमेंटल कंडीशन में जैसे बोलेंगे, जब प्लेयर वेट कम करता है तो वो क्या करता है, पसीने ज्यादा निकालता है, गर्मी में ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है,
उससे क्या होता है, बॉडी का वाटर लॉस होता है, बॉडी में वीकनेस आती है और इंजरी के चांसेस उस टाइम बढ़ जाते हैं। तो हमें इन सब चीजों को भी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, फिर अब आते हैं हम, जैसे ही एक्सटेंसिंग है, एक्सटेंसिंग के दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्यूट इंजरी, एक होता है क्रॉनिक इंजरी। तो एक्यूट के पहले में बात करें, एक्यूट इंजरी क्या होती है। एक्यूट इंजरी वो होती है जब एक जो पहले नॉर्मल टिश्यू था, कोई एक नॉर्मल मसल थी, लिगामेंट था, कोई भी नॉर्मल था, उसको एकदम चोट लग जाना, वो एक्यूट इंजरी में आएगा। ठीक है, वो क्यों होता है, एकदम सडन कोई भी ट्रॉमा लगा या कुछ भी खिंचाव हुआ किसी वजह से, वो कब होगा, जब फोर्स जो आया हमारा बॉडी पे वो उस टिश्यू की ताकत से ज्यादा था, तब वो उस एक्यूट इंजरी कॉज करेगा। तो ये एक्यूट इंजरी है। हम इंजरीज क्यों देख रहे हैं कि किस तरह की होती है, हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि ये हमारे काम आएंगे आगे कि हम इनका प्रिवेंशन और इनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे। इसलिए हम थोड़ा ये इंजरीज के बारे में समझ रहे हैं कि किस तरीके की इंजरीज होती हैं। नहीं तो इंजरीज इतनी है कि हम 1 घंटे में तो कभी कवर नहीं कर सकते, पूरा दिन भी बैठेंगे तब भी कवर नहीं होंगी, इतनी इंजरीज होती हैं। लेकिन हम एक बेस बना रहे हैं जिससे कि हम समझ पाए कि हम उन इंजरीज को किस तरीके से समझे और उनको किस तरीके से फिर मैनेज कर पाए। ठीक है, तो अब एक्यूट है, एक्यूट के अंदर दो तरह की होती हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कैसी, जब दूसरे प्लेयर का इम्पैक्ट हुआ या प्लेयर को किसी चीज पे लगा, जैसे घुटना मैट पे लगता है बार बार, उससे उनके ब्रूजेस हो गए, या दूसरे प्लेयर की टेक्निक या बाउट में फ्रैक्चर हो गया, टक्कर होने से कट लग जाते हैं आंख के ऊपर, ये बहुत कॉमन है रेसलिंग में। तो ये सब चीजें आती हैं डायरेक्ट इंजरीज में, और ये एकदम हो गई तो एक्यूट हो गई, डायरेक्ट एक्यूट इंजरीज हो गई। फिर आया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट किस वजह से, कि जो प्लेयर है उसकी फिजिकल फिटनेस नहीं है, इस वजह से इनडायरेक्ट इंजरी होती है। जैसे कि स्ट्रेन, स्प्रेन, टियर, मतलब ये मसल में भी हो सकता है लिगामेंट में। जैसे आप इस फोटो, इस पिक्चर में देखेंगे, मैंने मसल स्ट्रेन दिखाए हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। तो जो ग्रेड 1 है वो नॉर्मल मसल स्ट्रेन कराएगा, जो ग्रेड 2 होता है वो पार्शियल टियर कहलाता है, मतलब कि मसल आधी खिंच गई है। तो पार्शियल टियर किस वजह से हो सकता है, कि मसल टाइट थी, उस पर लोड पड़ा, इस वजह से हो सकता है, और मसल वीक थी और उस पर फिर लोड पड़ा, उस वजह से हो सकता है कि वो लोड नहीं ले पाई। ठीक है, और फिर होता है ग्रेड 3 मसल टियर, मतलब कंप्लीट मसल टियर हो गया है, मसल पूरी तरह फट गई है, और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इसमें आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, और जहां तक है ऑपरेशन के लिए जाना ही पड़ता है। तो एक्यूट इंजरी जब हुई तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये एक्यूट इंजरी है, उसके कुछ साइन और सिम्टम आएंगे, प्लेयर कुछ बताएगा और आपको भी कुछ दिखेगा। जैसे कि पेन दिखेगा, वहाँ स्वेलिंग होगी, वहां पे पावर लॉस हो जाएगी, प्लेयर उतनी ताकत नहीं लगा पाएगा उस जॉइंट पे जहाँ पे चोट लगी है या उस एरिया पे। ठीक है, अगर सीवियर है, जैसे इंटरनल इंजरी हो गई, फ्रैक्चर हो गया, इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, तो उसको नोजिया फीलिंग, फिर मतलब कि वोमिटिंग वाली फीलिंग और चक्कर आना, शॉक भी हो सकता है। शॉक मतलब क्या, कि उस एरिया पे जब ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है किसी आर्टरी या वेसल की इंजरी की वजह से, तो वो शॉक कहलाता है। तो वहां उसकी वजह से वहां पे जो स्किन होगी वो ठंडी, नीली पड़ जाएगी और ड्राई पड़ जाएगी। तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी है। इससे क्या पता लगेगा कि जो एक्यूट इंजरी हुई है उसकी सिवियरिटी कितनी है, कि वो हम कम उससे मैनेज कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल आइस और इससे रेस्ट से मैनेज कर सकते हैं, या हमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए। तो हमें वो डिसाइड करना हमें उसी टाइम पड़ेगा। तो इसलिए हमें ये सब चीजें जाननी जरूरी है कि उस टाइम वो इंजरी किस तरीके से हमें रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब आते हैं हम क्रॉनिक इंजरीज पे। अभी बात करिए एक्यूट इंजरी। क्रॉनिक इंजरीज क्या होती हैं, जो बार बार चोट लगने की वजह से या बार बार ठीक ना होने की वजह से, और वो इंजरीज क्रॉनिक में बदल जाती हैं। तो इसके लिए ये एक साइकिल देखेंगे, पेन साइकिल है। एक क्रॉनिक इंजरी, एक बार बार पेन हो रहा है, ठीक है, उसका हमने ट्रीटमेंट किया, लेकिन ट्रीटमेंट पूरी तरह या तो फॉलो नहीं हुआ या अच्छे से नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया, उस वजह से उसको वो प्लेयर उस चीज को अच्छे से यूज नहीं कर पाएगा, तो वो प्रॉपर मैट ट्रेनिंग नहीं कर पाएगा। दूसरे प्लेयर भी उसको अवॉइड करेंगे क्योंकि उसको इंजरी है, और वो खुद भी अवॉइड करेगा कि मैं किसी फिट प्लेयर के साथ प्रैक्टिस ना करूं जिससे कि चोट बढ़े नहीं। इससे उस पर साइकोलॉजिकल दबाव भी आएगा क्योंकि चोट ठीक नहीं हो रही है। फिर उसका जब वो यूज करना बंद कर देगा तो वहां की मसल्स वीक हो जाएंगी, वीक होने की वजह से वहां पे कंट्रोल जाएगा उसका। अब कंट्रोल जब गया, वो और दवाइयां लेना चालू होगा, उन पर डिपेंड होगा, एक्सरसाइजेस कर रहा है लेकिन ठीक नहीं हो रहा है, तो ये साइकिल चलती रहेगी, बार बार पेन बनता रहेगा। तो इस चीज को हमें
मॉनिटर करना है कि हम उस प्लेयर को आइडेंटिफाई करें कि इसके ये इंजरी क्रॉनिक तो नहीं बन रही है। अगर क्रॉनिक बन रही है तो हम इसका पूरी तरह रिहैब करके, पूरी तरह इसका प्रोग्राम बना के इसको ठीक कर। ठीक है, तो क्रॉनिक इंजरी किस किस वजह से होती है? या तो वहाँ पे वीकनेस है मसल की, जो एक्यूट इंजरी वहाँ पे वीकनेस हो गई और वो ठीक नहीं करी, रिहेबिलिटेशन पूरी अच्छे से नहीं करा, तो वो क्रॉनिक इंजरी में तब्दील हो जाएगी। ठीक है, और अब इसमें देखेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि क्रॉनिक इंजरी साइन सिम्टम्स क्या आएंगे। पेन, इन्फ्लेमेशन, जो एक्यूट इंजरीज के थे वो चीजें रहेंगी। ठीक है, लेकिन एक और चीज आएगी, ओवरऑल डिस्कम्फर्ट। इसका मतलब क्या होता है? प्लेयर हमेशा उस चीज को लेकर डिस्कम्फर्ट फील करता रहेगा, मतलब वो उस चीज को लेकर कॉन्शियस रहेगा हमेशा। तो छोटा भी दर्द भी होगा, काफी टाइम तक चलता जा रहा है, तो वो उस चीज को लेके अपने दिमाग में बिठाए रखेगा कि हाँ मेरे यहाँ पे दर्द है, और वो कभी ना कभी बीच बीच में कंप्लेंट करता रहेगा फिजियो को, चाहे डॉक्टर को, चाहे कोच को, कि मेरे ये खिंचाव हो रहा है, मेरे ये खिंचाव हो रहा है। 2-3 दिन कम होगा, चौथे दिन फिर बढ़ जाता है। तो ये ऐसी लंबी चलने वाली इंजरी के लक्षण है। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए कि उस प्लेयर को वो जो डिस्कम्फर्ट है वो बार बार ना बताए। अब चलते हैं हम अलग सेट की तरफ, वो होती है ओवर यूज इंजरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्यूट और क्रॉनिक इंजरी तो हो सकती है कि हाँ ठीक है, प्लेयर की दिक्कत की वजह से हो गई, इसकी वजह से हो गई, लेकिन ओवर यूज इंजरी जो होती है ये हम अवॉइड कर सकते हैं। ये क्यों हो रही है? रिपीटेटिव जब हम किसी टिश्यू पे लोड डाले जा रहे हैं, ओवरलोडिंग करे जा रहे हैं, ओवर ट्रेनिंग करे जा रहे हैं, तो उसकी वजह से इंजरीज बन सकती हैं। तो इसके लिए ये एक साइकिल है। इसमें क्या है, हम टिश्यू इंजरी हुई किसी लोड की वजह से, वो एक्यूट इंजरी हो गई। अब वो उसके बाद उसने चलो थोड़े दिन रेस्ट करा, पूरी तरह अब उसको लगने लगा ठीक हो रही है, लेकिन अंदर से पूरी तरह टिश्यू ठीक नहीं हुआ। उसने फिर एक्टिविटी चालू करी, फिर थोड़ा पेन हुआ, फिर वहां पे सूजन आई, और फिर जो अगर 5% फाइबर टूटे थे, तो नेक्स्ट टाइम जब उस पर लोड डालेगा तो वो हो सकता है 10% फाइबर टूट जाए। तो इसलिए हमें ओवरयूज इंजरीज को अवॉइड करना चाहिए। इसका एग्जांपल दूंगा, जैसे शोल्डर इंजरी होती है, कंधे में चोट लगती है, झटका लगता है प्लेयरों को काफी रेसलिंग में। वो क्या करते हैं, थोड़े दिन रेस्ट करा, हल्की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करी, आइसिंग करी, फिर प्रैक्टिस चालू करी शोल्डर्स की, लेकिन फिर वो कंप्लीट करते हैं कि दर्द जा नहीं रहा, दर्द जा नहीं रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि वो जो उस जगह को वो लोड कर रहे हैं, चाहे मैट पे कर रहे हैं, चाहे वेट ट्रेनिंग में कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह की एक्सरसाइजेज में वो लोग उस चीज को ओवरलोड करते हैं, तो ये पेन साइकिल बन जाती है। मतलब वो दर्द चलता रहेगा क्योंकि वो टिश्यू हील नहीं हो पा रहा। और इसका इलाज यही है कि उसको प्रॉपर उस टाइम रेस्ट देना होता है, उस टिश्यू को हमें हील करना पड़ेगा। अगर जब तक हम टिश्यू को हील नहीं करेंगे, वो इंजरी चलती रहेगी। तो इसके क्या क्या रीजंस हमने देखे हैं? इसके रीजंस है ट्रेनिंग लोड, जितनी उसकी क्षमता है टिश्यू की लेने की, हम उससे ज्यादा उस पर टिश्यू पे लोड डाल रहे हैं, तब ओवर यूज इंजरी जाती है। दूसरा क्या है? टाइट कंपटीशन शेड्यूल, मतलब जो बैक टू बैक कंपटीशन है, उसको रिकवरी का टाइम नहीं मिल रहा, उसके बार बार उसको वेट कम करना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से उसको ओवर यूज इंजरी हो सकती है। और क्या है? पुअर हाइड्रेशन, अगर वो विटामिन मिनरल अपना और वाटर इनटेक पूरा नहीं कर रहा है, उसकी वजह से मसल जो अपनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो कम कर देती है, और उसकी वजह से मसल में खिंचावट और इंजरी होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नेग्लिजेंस क्या है? कि उसको छोटा मोटा दर्द हुआ, उसने नेग्लेक्ट कर दिया और फिर करने लगा, और उसकी वजह से इंजरी द्वारा बढ़ती चली गई, तो ये ओवर यूज इंजरी आएगी। इसमें एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, स्लीप बहुत जरूरी है प्लेयर के लिए। उसे कम से कम, अगर हैवी ट्रेनिंग कर रहा है या ट्रेनिंग बहुत अच्छी करी है, तो कम से कम उसको एक कंटिन्यूएशन में 8 से 10 घंटे की स्लीप चाहिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि किसी भी प्लेयर को 8 से 10 घंटे की स्लीप लेना बहुत जरूरी है, अगर उसको अपनी प्रॉपर रिकवरी करनी है। ये एक उसमें नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 5 घंटे रात को सो लिया, दिन में 3 घंटे, ऐसे प्रॉपर लगातार 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। और हाइड्रेशन के बारे में बताऊं तो दिन में मिनिमम 3 से 4 लीटर पानी एक प्लेयर को पीना ही चाहिए। मिनिमम 3 से 4 लीटर प्लेयर को पानी पीना चाहिए। वो चाहे तो वो अपना मनका होता है, मनका का पानी, अपना बादाम का पानी, वो सब भी मिक्स हो सकता है, लेकिन हमें कम से कम नहीं तो 4 लीटर पानी दिन में पूर्ति करनी चाहिए। ये एक कॉमन एक टेबल रिप्रेजेंट कर रहा है ओवरयूज इंजरी दिखाने के लिए। साइड के
साइड के हिसाब से, जैसे कि बोन में, टेंडन में कौन कौन सी इंजरीज ओवरयूज की वजह से होती हैं। जैसे बोन में हम देखें, रेसलिंग में देखें तो स्ट्रेच फ्रैक्चर हो जाते हैं। जैसे शिन पेन, शिन स्प्लिन क्या होता है कि टांग में आगे की तरफ दर्द बताने लगते हैं प्लेयर, और वो काफी दिन तक चलता है। वो क्यों होता है? रिपीटेटिव रनिंग बहुत ज्यादा कर ली उन्होंने, रिपीटेटिव जंपिंग कर रहे हैं, उस वजह से तो उसमें बोन पे धीरे फ्रैक्चर बनने के चांसेस हो जाते हैं। टेंडन हो गया, टेंडन इंजरी बहुत कॉमन है। टेंडन क्या है? टेंडन एक मसल और एक बोन को जो आपस में जोड़ता है वो टेंडन होता है। मसल और बोन को जो आपस में जोड़ेगा वो टेंडन है। तो वहां पे मसल में खिंचाव आने की वजह से जो टेंडन होता है उसकी इलास्टिसिटी थोड़ी कम होती है, तो वहां पे खिंचाव और सूजन के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो इसलिए बार बार लोड पड़ने से टेंडन में सूजन हो सकती है। जॉइंट में देखें, जॉइंट में सूजन बनना, लेबरल इंजरी, कंधे के ऑपरेशन जो मैक्सिमम होते हैं वो लेबरल इंजरीज की वजह से होते हैं रेसलिंग में। क्यों? लेबरल क्या होता है? एक कवर है जो जॉइंट को कवर कर रहा है, अगर वो बार बार उस पर लोड डाले जा रहे हैं, वेट ट्रेनिंग या किसी वजह से लोड पड़ रहा है, या गलत पोजीशन शोल्डर की जा रही है तो लोड पड़ रहा है, और वो लेबरल टूट जाता है, और बार बार ओवर यूज होने की वजह से वो लेबरल टूटता चला जाता है और ऑपरेशन की नौबत तक आ जाता है। तो ये जॉइंट वाली ओवर यूज इंजरी हो गई। लिगामेंट की हो गई, लिगामेंट की तो आपने बहुत कॉमन देखी होंगी, एसीएल हो गया, पीसीएल हो गया, एमसीएल हो गया, ये नी में लिगामेंट रेसलिंग में खिंचता ही रहता है। मसल हो गया, मसल पुल बहुत होता है, हैमस्ट्रिंग मसल पुल हो गया, बाइसेप्स का मसल पुल हो गया, ये सब भी क्योंकि जो फिजिकल फिटनेस है प्लेयर की वो अच्छी नहीं है, उसकी वजह से उसको ओवरयूज इंजरी हो रही है। बर्साइटिस, बर्सा क्या होता है? एक जो अब जो मैंने भी टेंडन बताया है, टेंडन और बोन के बीच में जो अगर वो टेंडन घिसे नहीं बोन पे, तो उसके बीच में एक रबड़ दी है, वो होती है बर्सा। अगर वो उस पे मसल टाइट हुई, टेंडन टाइट हुआ, तो वो बर्सा को दबाएगा, बर्सा जब दबाएगा तो बर्सा में भी सूजन आ जाएगी। इसकी वजह से घुटने में दर्द, कंधे में दर्द, ये बहुत जगह पे मतलब, और इन सब चीजों के लिए एक मेडिकल प्रैक्टिशनर को कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि वो प्रॉपर फिजिकल असेसमेंट करके बता सके कि इंजरी कहाँ पे हो रही है, किस लेवल पे हो रही है, किस वजह से हो रही है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने देखी है। अब आता है इंजरी इन रेसलिंग, ये एक स्टडी से लिया है मैंने, उसमें उन्होंने देखा कि सबसे ज्यादा एंकल स्प्रेन, रिस्ट स्प्रेन और शोल्डर इंजरीज सबसे ज्यादा पाई गई है। उसके बाद मसल स्ट्रेन्स पाया है, फिर एक्लिस टेंडिनाइटिस, विप्लैश इंजरी, ये सारी इंजरीज उन्होंने देखी है। तो मैंने कुछ लिस्ट करी है जो हम नॉर्मली हम मैप पे जनरली या हम अपने ट्रेनिंग में देखते हैं। स्किन इंजरीज हम बहुत देखते हैं प्लेयर्स के, एब्रेशन, लेसरेशन मतलब छिल जाना, कट लग जाना। नोज ब्लीडिंग बहुत कॉमन देखी गई है। ठीक है उसके बाद हम देखेंगे कॉलीफ्लावर ईयर। कॉलीफ्लावर ईयर क्या है? हिमोटोमा, जो मैक्सिमम जो एक रेसलर्स की पहचान है, वो एक कॉलीफ्लावर ईयर कंडीशन है। कंट्यूजन ब्रूजेस मतलब दूसरे प्लेयर के लगने से या किसी चीज लगने से नील पड़ जाना, वास्कुलर हो जाना। ठीक है, जॉइंट डिसलोकेशन बहुत देखा जाता है मैच प्रैक्टिस करते हुए, एल्बो निकल गया, घुटना निकल गया। ठीक है, फ्रैक्चर्स भी देखे गए हैं। फ्रैक्चर थोड़े कम हैं, लेकिन अगर कंपटीशन के टाइम ज्यादा देखे गए हैं फ्रैक्चर्स इररिस्पेक्टिव टू ट्रेनिंग के टाइम पे। मसल क्रैम्प, स्ट्रेन, रप्चर, ये अगर बॉडी फिट नहीं है, हाइड्रेशन लेवल ठीक नहीं है, न्यूट्रिएंट्स ठीक नहीं है, फिजिकल फिटनेस ठीक नहीं है, तो मसल क्रैम्प, स्ट्रेन और रप्चर मतलब मसल पूरी फट जाती है, वो भी देखा गया है। लिगामेंट स्प्रेन, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, शोल्डर के लिगामेंट खींचना, एल्बो के खींचना, घुटने के खींचना, ये सब हमने रेसलिंग में ज्यादा देखते हैं। तो हम इन्हीं सब चीजों के बारे में एक दो तीन हम इंजरीज को समझेंगे और फिर देखेंगे उनका हम कैसे बचाव और उनको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। तो एक ये कंकर्शन के बारे में मैं थोड़ा समझाना चाहा है। ये ऐसी इंजरी है जो रेसलिंग में दिख जाती है लेकिन बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करी गई है। कंकर्शन एक हेड की इंजरी है। इसमें होता क्या है, जो ब्रेन होता है अंदर, सॉफ्ट टिश्यू है, मतलब नरम हिस्सा है, उसके ऊपर एक हड्डी की कवर है। तो ये जब भी इम्पैक्ट लगता है या दो प्लेयर आपस में टकराए या उस प्लेयर का मैट पे लगा सिर, तो उसकी वजह से ब्रेन में इंजरी हो जाती है। इंजरी होने की वजह से वहां पे सूजन, स्वेलिंग अंदर, और नर्व्स में इंजरी हो गई, तो उसकी वजह से उसके जो फंक्शनिंग है बदल जाती है, थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि हर एक ब्रेन का हिस्से का वो रोल होता है। जिस पार्ट ऑफ द ब्रेन पे इंजरी लगेगी वो उस चीज को अफेक्ट करेगा। ठीक,
तो एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा। कुछ टाइम पहले एक प्लेयर था, उसको बॉक्सिंग का प्लेयर था, अभी खेलो इंडिया में, उसको कंकशन हुआ था। कैसे हुआ? दूसरे प्लेयर ने पंच मारा, उसके कंकशन होने के बाद उसको जब हमने बाद में देखा, एसेस करा, तो उसको देखा गया कि उसको याद ही नहीं है कि उसकी बाउट में क्या हुआ, वो जीता या हारा। वो अपना हाथ खड़ा करके, हाथ ऊपर उठा के खड़ा हो गया कि मैं जीत गया हूँ। लेकिन उसको हमने असेस करा, उसको 10 दिन तक भी, अभी तक भी उसके याद नहीं आया कि वो बाउट में क्या हुआ था। ये क्लिनिकल साइन है कंकशन का, कि जब उसके दिमाग में चोट लगी तो वो उस टाइम पीरियड, स्मॉल एमनीजिया बोलते हैं इसको, कि वो भूल गया उस टाइम जो उसने बाउट करी। तो ये एक साइन है कंकशन का, और इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस टाइम अगर ये साइन दिखा रहा है, धीरे धीरे अगर ये अंदर सूजन बढ़ती गई तो ये बहुत सारी चीजों को, बीमारियों को पैदा कर सकती है। मसल वीकनेस, स्ट्रोक होना, ये सब चीजों को आगे धीरे धीरे ला सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स मैंने इसमें देखे हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। अगर किसी प्लेयर को चोट लगती है सिर पे, उसको चक्कर तो नहीं आ रहे हैं, सर में दर्द तो नहीं हो रहा है, बेहोश तो नहीं हुआ था, मेमोरी लॉस जैसे मैंने बोला, वो भूल तो नहीं गया कुछ, उसको इरिटेशन तो नहीं हो रही है, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी चीज में, डिप्रेशन में तो नहीं आ गया है, और किसी किसी चीज में वोमिटिंग और ये सब भी होता है, वो प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाता है, और वो बात करने में दिक्कत होती है। तो ये थोड़े से सिम्टम है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए अगर किसी को, प्लेयर को सिर में चोट लगती है, तो जिससे कि हम पता लगा पाए कि उसको कंकशन तो नहीं हुआ है, उसको ब्रेन के चोट, दिमाग के अंदर चोट तो नहीं पहुंची है उसकी। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है, कर सकते हैं। सबसे पहले मेंटल रेस्ट, उसको रेस्ट देना पड़ेगा, फिजिकली भी और मेंटली भी। छोटी छोटी चीज जैसे रीडिंग, मोबाइल, टेलीविजन तक को भी कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीजें भी दिमाग पे स्ट्रेस डालती हैं। अगर छोटा मोटा इंजरी है, कंकशन है, तो 7 से 10 दिन में ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर ज्यादा बड़ा है तो वो टाइम लेगा। और हो सकता है ये कई कई केसेस में देखा गया, क्योंकि फुटबॉल में कंकशन बहुत ज्यादा होता है, और ये देखा गया है ये जानलेवा भी बन जाता है अगर ट्रीट ना किया जाए प्रॉपर टाइम से और इस पर ध्यान ना दिया जाए। ठीक है, तो केसेस कम है रेसलिंग में, लेकिन इसको हमें इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक जानलेवा बीमारी बन सकता है। ठीक है, उसके बाद हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कंकशन अगर लग रहा है ठीक हो गए, सिम्टम्स कम हो गए, लेकिन प्रॉपर असेसमेंट करा के, प्रॉपर एक स्कैट टेस्ट होता है जो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स करते हैं, स्पोर्ट कंकशन असेसमेंट टूल, स्कैट 5 लेटेस्ट वाला है। इसमें क्या होता है, एक ऑन फील्ड असेसमेंट होता है, जब चोट लगी तभी की तभी असेसमेंट करा, और एक होता है अगर वो प्लेयर का हम ऑफ फील्ड ले जाके, मतलब हॉस्पिटल में ले जाके, बाद में या साइड में ले जाके, अगर वो ठीक है तो उसका असेसमेंट करते हैं, जिससे कि स्कोरिंग आती है और पता लगता है कि सिवियरिटी कितनी है, मतलब कि कंकशन जो हुआ है वो कितना हुआ है। तो ये एक प्रैक्टिशनर फॉलो करता है और ये बहुत जरूरी है। तो कोई भी वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर हो, वो उसको स्कैट 5 के बारे में पता होना चाहिए और वो इन चीजों को फॉलो करे जब भी कंकशन हो। तो ये एक स्टडी से हमने मैंने लिया है। हाँ, तो इसमें क्या देखा गया है, इन्होंने स्टडी करी 10,000 एमेच्योर एथलीट्स पे, तो अलग अलग गेम्स में। तो इसमें आप देखेंगे कि मोर देन 2% को भी बॉयज जो रेसलिंग कर रहे थे उनको कंकशन हुआ। तो मतलब कंकशन को हम इग्नोर नहीं कर सकते। कंकशन एक बहुत ही ऐसी चोट है जो जान ले सकती है, तो उसको हमें प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर ट्रीटमेंट देके उसको हमें सही करना है। ये मैं आपको कंकशन का एक नॉर्मल, अगर कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है या कोई भी नहीं है, ये एरिया आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं। उसको कंकशन अगर हुआ है तो वहां पे उसको चेक करने के लिए, इसको चोट लगी है सिर में तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले, अगर प्लेयर को चोट लगते ही वो उसको वहां जाके स्टेबलाइज करना है, उसकी गर्दन को मूव नहीं करना है। गर्दन को मूव ना करने का पर्पस ये होता है कि अगर उसको इंजरी हुई है तो इंजरी स्पाइनल कॉर्ड तक जा सकती है, अगर स्पाइनल कॉर्ड पे चली गई तो वो फेटल हो जाएगी, मतलब उसको जानलेवा बन जाएगी। तो इसलिए हमें सबसे पहले जाते हैं उसकी गर्दन और सिर को सीधा रखना है, पकड़ के रखना है दोनों हाथों से। ठीक है, सबसे ज्यादा पहले जाते हैं, फिर हमें उससे पूछना है तुम्हारा नाम क्या है। अगर वो अपना नाम बता पाता है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बता पाता और वो बेहोश हो रहा है, उसका एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? एयरवे चेक करेंगे कि नाक से सांस आ रही है नहीं आ रही है, हाथ रख के। ब्रीदिंग कैसे करेंगे? छाती ऊपर नहीं जा रही है नहीं जा रही है। ठीक है, सर्कुलेशन कैसे चेक करेंगे? पल्स से। तो हमें सबसे पहले ABC बोला जाता है इन्हें, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये हमें करना है।
और साथ ही साथ में इमरजेंसी सर्विस को भी कॉल कर देना है, एम्बुलेंस और किसी को भी, जिससे कि टाइम हमारा बचे। ठीक है, अगर वो प्लेयर रिस्पॉन्स कर रहा है तो फिर हम उसका असेस करेंगे कंकशन सिम्टम्स पे, जो भी मैंने पहले बताया कि चक्कर तो नहीं आ रहा है, वो कुछ भूला तो नहीं है, ये सब चीजों पे हम चेक करेंगे। उसके बाद हम जब हमने ये चीज चेक कर ली, उसके बाद हम जाएंगे कि वो अपने हाथ पैर गर्दन सब चला पा रहा है या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि अपने हाथ और पैरों को चला पा रहा है या नहीं, उनमें कोई झंझनाहट, कोई टिंगलिंग सेंसेशन कुछ तो नहीं है, उनमें कोई सुनपन तो नहीं आ रहा है, और उसकी गर्दन में दर्द तो नहीं है। हम ये 3 चीज चेक करेंगे। अगर इन 3 चीजों में आता है, एक भी चीज पॉजिटिव आती है, एक भी चीज यस आती है, तो हम तभी के तभी उसको हॉस्पिटल ले जाके उसका फर्दर असेसमेंट और वो सब करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है, अगर ये सब चीजें ठीक आती है, नॉर्मल आती हैं, तो हम उसकी नेक मूवमेंट देन स्टार्ट करा के देखेंगे। अगर वो हाथ पैर चला पा रहा है, कोई झंझनाहट नहीं आ रही है, कोई भी गर्दन में दर्द नहीं आ रहा है, तो हम फिर उसकी गर्दन चलाएंगे 45 डिग्री, मतलब इतनी दोनों साइड 45 डिग्री उससे बोलेंगे कि वो चला के देखे। अगर वो चला के देख पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसको फिर साइड में ले जाके, जो हमने स्कैट 5 अभी डिस्कस किया है, वो प्रैक्टिशनर, मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा, वो फर्दर असेसमेंट लेगा उसका। और एक चीज ध्यान रखनी है, कभी भी हेड इंजरी होगी, हमें गेम तभी का तभी स्टॉप करना है। हम उसको दोबारा खेलने देंगे तो हम उसके जान पे खतरा कर रहे हैं, तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, और अगर वो ये मूवमेंट नहीं कर पा रहा है, गर्दन मूव नहीं कर पा रहा है, तो हम उसे वहीं के वहीं फिक्स करके और उसको फिर से दोबारा मेडिकल सर्विस के लिए, इमरजेंसी के लिए लेके जाएंगे। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर उस टाइम के लिए, क्योंकि वो जो शुरू के 2 से 3 मिनट होते हैं चोट लगने के बाद, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए अगर मेडिकल प्रैक्टिशनर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप लोग भी ये चीज फॉलो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं हम लिगामेंट इंजरी। ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है रेसलिंग में। नी इंजरी जो होती है, ये तो मैक्सिमम देखी गई है। ठीक है, तो इसमें मैं कुछ लिगामेंट्स आपको दिखाऊंगा, जैसे इसमें है मीडियल कोलेटरल लिगामेंट है, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, जो अंदर की साइड जो लिगामेंट होते हैं, नी में बेसिकली 4 लिगामेंट होते हैं, मीडियल कोलेटरल लिगामेंट, लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। लिगामेंट का काम क्या है? लिगामेंट एक ऐसा सॉफ्ट टिश्यू है जो जोड़ को है। अगर जोड़ स्टेबल नहीं होगा तो वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। ठीक है, अगर किसी भी जोड़ में अगर इंजरी हो गई तो वो उसको फिर और ज्यादा दिक्कत बढ़ा सकता है, और ज्यादा इंजरी कर सकता है, और प्रॉब्लम कॉज कर सकता है। तो जैसे इसमें देख सकते हैं कि एमसीएल है, अगर एमसीएल में थोड़ा खिंचाव हो गया तो होगा क्या, ऊपर वाली बोन नीचे वाली बोन से ढीली पड़ जाएगी और वो इधर से उधर मूव करेगी, जिसकी वजह से जो उसका पूरा बायोमैकेनिक्स है, पूरा जो लोड जो जाना चाहिए प्रॉपर, वो नहीं जाएगा। उसकी वजह से मेनिस्काई में घिसना चालू हो जाएगा, कार्टिलेज घिसना चालू हो जाएगा, जो आपको पता है कि जो कवरिंग होती है बोन की, वो आपस में रगड़ खाना चालू हो जाएंगी। तो लिगामेंट ऐसा सॉफ्ट टिश्यू है जो जोड़ को स्टेबिलिटी देता है। ये बहुत जरूरी है। ये हमारे हर जोड़ में होता है, जितने भी बॉडी के जोड़ जॉइंट्स हैं, सब में ये लिगामेंट्स होते हैं। तो इनके हम ग्रेड के बारे में बात करेंगे। 3 तरह के, जैसे मैंने बताया, ग्रेड 1, ग्रेड 2। ग्रेड 1 थोड़ा खिंचाव है, ग्रेड 2 थोड़े हाफ ऑफ द जो लिगामेंट है वो टूट गए हैं या उनमें टियर हो गया है। ठीक है, और ग्रेड 3 जब कंप्लीट टियर हो जाता है, जब पूरी तरह टूट जाता है। और इनको मैं अभी बताता हूँ कि कैसे कैसे हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे पेन वगैरह सब में होगा। जो कंप्लीट टियर होगा उसमें स्टार्टिंग में बहुत पेन होगा, लेकिन 2 से 3 दिन बाद वो बहुत कम पेन देगा। क्यों देता है कम पेन? क्योंकि कंप्लीट है, वहाँ की नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई कट गई है, तो उसकी वजह से उसको पेन का सेंसेशन फील ही नहीं होता है। तो जो कंप्लीट टियर होता है उसमें पेन बहुत ज्यादा कम हो जाता है कुछ टाइम बाद। ठीक है, एथलीट जो प्लेयर जो है वो साउंड की देखा कि मेरे को क्लिक आवाज सुनाई दी थी जब मेरी चोट लगी, जो जनरली देते हैं, जैसे नी इंजरी में या एंकल इंजरी में देते हैं कि मुझे जब लिगामेंट इंजरी हुई तो मुझे क्लिक की आवाज आई, आवाज के साथ मुझे खिंचाव हुआ। तो ये सब चीजें हमें दर्शाता है कि उस प्लेयर को लिगामेंट इंजरी हुई है। ठीक है, और इसमें सबसे क्लासिकल सिम्टम क्या आता है? इंस्टेबिलिटी, मतलब जोड़ में ढीलापन, जो लिगामेंट इंजरी का एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि वो जोड़ है वो ढीला पड़ जाएगा। तो कितना ढीला पड़ेगा? जब ग्रेड 1 होगा
तो थोड़ा सा मतलब ग्रेड 1 पे वो कुछ भी ढीलापन नहीं बताएगा, खाली खिंचाव, दर्द, सूजन बताएगा। जब ग्रेड 2 होगा तो थोड़ा सा ढीलापन बताएगा, लेकिन वो लोड ले पाएगा, बैलेंस कर पाएगा। और जब ग्रेड 3 होगा वो जो है, जब शुरू स्टार्टिंग में होगा तो काफी पेन होगा, लोड ही नहीं ले पाएगा, तो ब्लीडिंग भी होगी और ढीलापन इतना ज्यादा होगा कि वो जब भी चलेगा वो कहेगा कि मेरे को ऐसा लगता है कि पैर इधर उधर भाग रहा है, जोड़ इधर उधर जा रहा है। तो ये एक नॉर्मल चीज है जो प्लेयर बोलेगा लिगामेंट इंजरी के बाद। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है। अगर वो जो चीजें बोलता है और तो हमें मेडिकल प्रैक्टिशनर को एक बार कंसल्ट करना चाहिए और इन सब चीजों का इलाज कराना चाहिए। कोई भी इंजरी हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उन चीजों को अगर हम दिमाग में रखें कि हाँ ये छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी बन सकती है, तो हम उसी तरीके से उसको डील करके और उसको प्लेयर का रेस्ट टाइम कम करके उसको जल्दी से जल्दी मैट में वापस ला सकते हैं। तो ये एक एक्यूट इंजरी को डील करने का एक तरीका है। पहले हम यूज करते थे राइस मतलब रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। मैं भी समझाता हूँ इन सारी चीजों को। फिर हम बनाइए प्राइस, प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। ये क्यों बना है? ये एक तरीका है जिससे कि हम इंजरी जल्दी से जल्दी, एक्यूट इंजरी को ठीक करके प्लेयर को जल्दी वापस ला सके। ठीक है, तो और अब जो लेटेस्ट है वो है प्राइसर। जब भी कोई चोट लगती है सबसे पहले उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? वहां पे ब्रेस लगा के, टेप लगा के, बैंडेजिंग करके हम उस जोड़ को रोकेंगे। उसके बाद उसी टाइम वहां पे उसको रेस्ट देके और फिर हम लगाएंगे आइस। आइस एक्यूट केस में बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पोर्ट्स में एक्यूट केसेस में कभी भी हीट नहीं देनी चाहिए। हीट देंगे सूजन बढ़ेगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी और रिकवरी स्लो हो जाएगी। तो सबसे पहले आइस देना बहुत जरूरी है। फिर कंप्रेशन क्यों दे रहे हैं हम? कंप्रेशन दबाव देने से हम सूजन को कम कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन को कम कर रहे हैं। उस जगह पे जो फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है वहां पे चोट लगने के बाद जो सूजन आ रही है वो कम हो जाएगी। और फिर उस पार्ट को एलिवेट करना है। एलिवेट मतलब हार्ट के लेवल से ऊपर उठा के रखते हैं, जिससे कि वहां पे जो फ्लूइड आ रहा है वो वापस स्टीम्स में जाके और ब्लड हार्ट की तरफ पोर हो और वहां पे स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन कम हो जाए। और लास्ट आता है आर रेफरल। इसके बारे में बाद में बताता हूँ। तो अब पहले ये कि प्राइस क्या है, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उस एरिया को जहाँ चोट लगी उसको रेस्ट पे रखेंगे फॉर नेक्स्ट 24 to 48 आवर्स रेस्ट। उसके बाद इस देंगे, फिर कंप्रेशन देंगे और एलिवेट करेंगे। तो ये है प्राइसर। ठीक है, इसके बाद जब 48 to 78 आवर्स हो गए उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, पुलिस प्रोटोकॉल। ये क्या कहता है? प्रोटेक्ट, वही जो सेम हम उसको स्ट्रैपिंग कर रहे थे, स्ट्रैपिंग कर रहे थे वो। इसमें आ जाता है ऑप्टिमल लोडिंग। मतलब पहले क्या शुभम सर एक मिनट सर, ये प्लीज कोई स्क्रीन शेयर कर रहा है, प्लीज वो अपना हटा दीजिए, थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है, समझ नहीं पा रहा, ये एरो से आ रहे हैं। तो सिर्फ शुभम सर को ही करने दो। तो ये ना करें प्लीज। अगर यहाँ से मैं करूंगा तो फिर वो ठीक नहीं रहेगा, तो थोड़ा ध्यान रखें इसका प्लीज। गो अहेड प्लीज सर। ओके, तो हम बात कर रहे थे ऑप्टिमल लोडिंग। ऑप्टिमल लोडिंग क्या है? पहले क्या होता था, रिहैबिलिटेशन या एक्सरसाइज जब तक शुरू नहीं करते थे जब तक कि वो वहां पे दर्द पूरी तरह ठीक ना हो जाए। ठीक है, लेकिन अब क्या कॉन्सेप्ट आया है, जैसे जैसे दर्द कम होता है उस जगह को हम ऑप्टिमली मतलब धीरे धीरे लोड करना शुरू करते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्यों आया है? क्योंकि ये देखा गया कि जब हम कुछ नहीं कर रहे थे तो प्रोसेस धीरे धीरे चल रहा था हीलिंग का। ठीक है, जैसे ही लोड करना चालू करा, जो हीलिंग प्रोसेस है बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि वहां पे मिनरल्स आना चालू हो गए, लोड करने से सर्कुलेशन बढ़ा, तो वो पेन को कम करने लगा। जो वहां पे इम्प्यूरिटीज थी उनको हटाया, पेन की इम्प्यूरिटीज, और वहां पे विटामिन मिनरल लाने की वजह से वो इंजरी जल्दी ठीक होने लगी। तो इसलिए हम ऑप्टिमल लोडिंग धीरे धीरे चालू करते हैं। अब आपने देखा होगा जैसे प्लेयर थोड़ा सा दर्द कम बताता है तो उसको सीधा मैट पे नहीं उतारना है या सीधा वेट ट्रेनिंग या सीधा एक्सरसाइज नहीं, पहले उसको रिहैब प्लान बनाना पड़ेगा। धीरे धीरे पहले वैली मूवमेंट, फिर ये नेक्स्ट ये मूवमेंट। तो उस तरीके से उसको हम लोड करके और उसको हम पूरी तरह जोड़ को ठीक कर सकते हैं। और बाकी तो आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन वही चलेगा। ये है, ये पुलिस प्रोटोकॉल कब यूज होता है? आफ्टर 72 आवर्स ऑफ एक्यूट इंजरी। पहले हमने प्राइस यूज करा प्रोटोकॉल, मतलब प्रोटेक्शन, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। उसके बाद हमने 72 आवर्स या जब जैसे जैसे पेन कम होने लगा हमने जोड़ उसको एरिया को लोड करना चालू करा, जिससे कि हीलिंग तेज हो जाए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जैसे हमने लोड करना चालू करा तो हीलिंग और अच्छे से हुई।
ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉलीफ्लावर ईयर के बारे में। ये आप सबको पता है लेकिन इसमें मैं थोड़ा मैकेनिज्म समझाना चाहूंगा कि बेसिकली होता क्या है। कान, इसे कॉलीफ्लावर ईयर नाम क्यों दिया, क्योंकि कान जो है गोभी के फूल की तरह फूल के दिखता है, इसलिए उसे कॉलीफ्लावर गोभी, तो गोभी के फूल की तरह इसको हमने नाम दिया है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में। होता क्या है, इस पिक्चर के थ्रू देखेंगे, बीच में देखिए कार्टिलेज है, ब्लू कलर का कार्टिलेज है, ये सारे जोड़ों पे होता है, कान में भी ऐसे होता है। कार्टिलेज के ऊपर, कार्टिलेज की कोई अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, तो उसके ऊपर पेरिकॉन्ड्रियम है जो उसको मिनरल्स, विटामिन, ब्लड सप्लाई देती है। तो जब बार बार इम्पैक्ट होता है, बार बार कुछ भी इंजरी लगती है, तो जो पेरिकॉन्ड्रियम बाहर की लेयर है कार्टिलेज की, उखड़ जाती है और वहां पे उसमें जो नर्व्स और आर्टरीज है उनका डैमेज हो जाता है और वहां पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है, जिसे बोलते हैं हीमाटोमा, जिसकी वजह से जो कान फूला दिखता है ना, वो अंदर हीमाटोमा जम हो जाता है, मतलब खून का जो गड्ढा जम गया है वो हीमाटोमा कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज होता है कॉलीफ्लावर ईयर में, जो परत है पेरिकॉन्ड्रियम की, जो परत है वो हट गई है और वहां पे खून जमा हो गया है कार्टिलेज के ऊपर, तो उसकी वजह से उसको हमने बोल दिया कॉलीफ्लावर ईयर। ठीक है, तो इसको हम कैसे बचा सकते हैं, ईयर गार्ड वगैरह लगा के, रेसलिंग ईयर गार्ड आते हैं, हेड गियर आते हैं, वो सब। ठीक है, और इसका प्रॉपर रेस्ट और मेडिकेशन से। ठीक है, तो हम देखेंगे कुछ इसके मेडिकल ट्रीटमेंट देखेंगे। एक होता है ड्रेनेज टेक्निक। ड्रेनेज में क्या करते हैं, एक्यूट है, वहां पे अभी जमा नहीं है ब्लड, तो नीडल डाल के एस्पिरेट कर लिया, लेकिन देखा गया उसका रिकरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, बार बार हो जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसका दबाव कंप्रेशन दे के रखना बहुत जरूरी है फॉर, जिससे कि वो आगे द्वारा ना हो। और ये डिपेंड करता है प्लेयर टू प्लेयर, किसी में जल्दी कंप्रेशन से चिपक जाती हैं लेयर्स, किसी में टाइम लेती हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके हैं, जैसे प्रेशर ड्रेसिंग, और जैसे आप इस पिक्चर में देख पाएंगे, इसमें इन्होंने मैग्नेट लगा के चिपका रहे हैं, तो हार्ड हैवी मैग्नेट के पीसेस हैं जो आपस में वो कंप्रेस करके रहे हैं कंटिन्यूअसली, जिस एस्पिरेशन मतलब ब्लड निकालने के बाद। तो ये बहुत जरूरी है अगर आपको द्वारा नहीं लाना है तो। लेकिन प्लेयर क्या करते हैं, इस चीज को छोड़ देते हैं। लेकिन अभी भी जैसे अगर हीमोटोमा जमा है, सॉलिड हो गया है, अब ये मत मानिए कि वो द्वारा नहीं हो सकता। अगर द्वारा इम्पैक्ट ऐसी इतनी फोर्स आई, जैसे मैं पहले बताया था कि टिश्यू जितना स्ट्रेंथ दे सकता है उससे ज्यादा फोर्स आई, तो फिर से दर्द चालू करेगा। तो इसलिए इन सब चीजों को हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसके लिए जैसे अगर दर्द होता है तो फिर से आइसिंग, उसको रिलेटिव रेस्ट, प्रोटेक्शन, हेड गियर वगैरह देना। अगर इन्फेक्शन बनने के चांसेस है, एंटीबायोटिक बहुत जरूरी है, क्योंकि ईयर के इन्फेक्शन जो है ईयर के अंदर तक फैल सकता है, कान के अंदर तक जा सकता है, तो इसलिए एंटीबायोटिक स्टार्टिंग में 3 to 4 डेज देना बहुत जरूरी है। तो मैं थोड़ा एक स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के रोल के बारे में समझाना चाहूंगा। वो खाली एक इंजरी देखने वाला नहीं है, जैसे आप लोग हैं मल्टी टास्किंग होते हैं, ऐसे ही एक फिजियोथेरेपिस्ट भी मल्टी टास्किंग रोल है। जैसे कि एक वो एक इंजरी प्रिवेंशन और मैनेजमेंट में काम करता है, रिहेबिलिटेशन में और परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट में कैसे काम कर सकता है। वो एक प्रॉपर पहले उसको कुछ हमारे बहुत से टेस्ट होते हैं जिससे कि हम फिजिकल फिटनेस प्लेयर की पता कर सकते हैं। जब हमने फिजिकल फिटनेस प्लेयर की पता कर ली, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करके एक कोचेज वगैरह हम सब मिलके एक ऐसा प्लान बना सकते हैं जिससे कि उसकी फिटनेस पे हम इम्प्रूवमेंट ला सकें। तो एक परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट की तरह हम लोग सब मिलके काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट एक एडवाइजर की तरह काम करता है। एडवाइजर कैसे कि गेम्स को सेफली और आपका फेयरली खेले, और एंटी डोपिंग के बारे में उसको नॉलेज दे, प्लेयर को दे, कोचेस को दे, फैमिलीज को दे, तो सबको एंटी डोपिंग के बारे में, क्योंकि एक एंटी डोपिंग एक मेडिकल पार्ट है, तो वो थोड़ा जल्दी समझ पाता है, समझ सब सकते हैं, लेकिन वो फिजियोथेरेपी थोड़ा समझ के और सबको समझाए तो ज्यादा बेटर है, जिससे कि सब लोग, क्योंकि एक टीम की तरह काम करें, जिसमें टीम की तरह काम करना बहुत जरूरी है। और एक इनोवेटर होता है। इनोवेटर कैसे, जैसे रिसर्च हम सब करते हैं रिसर्च, जैसे ये जो हम क्लास हो रही है, ये डिस्कशन हो रहा है, ये भी एक रिसर्च है जिससे कि हम एक दूसरे की नॉलेज शेयर कर सकें। हम जो नई नई टेक्निक आ रही है आगे, वो एक दूसरे को लिए जान सके, जो हमारे गेम के लिए बेनिफिट कर पाए हमें। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब हम आते हैं मेन आते हैं प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज। ये सबसे जरूरी चीज है। इंजरी ना ही हो तो बहुत ही अच्छा है, जिससे कि उसका प्लेयर का टाइम वेस्ट ना हो, उसको हम अच्छे से वो परफॉर्म कर सके और मेडल ले सके।
तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये हमेशा कहा गया है कि कुछ भी इलाज से अच्छा है कि उस चीज को प्रिवेंट कर लें तो बहुत अच्छा है। और रेसलिंग एक ऐसा गेम है, मतलब छोटी मोटी इंजरी भी उस प्लेयर को उस गेम से दूर कर सकती है। अगर एक कट भी लग गया तो वो मैट पे नहीं चढ़ सकता, क्योंकि कट पे द्वारा फटने का चांस, द्वारा ब्लीडिंग का चांस होता है। तो ये रेसलिंग एक ऐसा गेम है, छोटी सी छोटी इंजरी भी उसको मैट से दूर, अपने गेम से दूर कर सकती है। तो हमें इसलिए प्रिवेंशन पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो प्रिवेंशन के लिए मैंने कुछ पॉइंट नीचे आप देखेंगे, जैसे कि प्री सीजन फिजिकल। इसका क्या मतलब है कि हम फिजिकल फिटनेस टेस्टिंग रेगुलरली करें, सीजन से पहले भी, सीजन के बीच में भी, मेडिकल प्रैक्टिशनर के साथ मिलके, फिजियोथेरेपिस्ट हो या स्पोर्ट्स डॉक्टर हो, उसके साथ मिलके अगर हम प्लेयर की फिजिकल फिटनेस पे टेस्टिंग करके उसको देखेंगे तो हम इंजरीज को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉपर वार्म अप जैसे कि देखा गया है, और रेसलिंग में तो बहुत अच्छा वार्म अप किया जाता है, और जिसकी वजह से हम इंजरीज काफी कम करते हैं। लेकिन नेक्स्ट आता है कूल डाउन, जो कि प्लेयर्स नहीं करते हैं। कूल डाउन क्या होता है? एक्सरसाइज प्रैक्टिस करने के बाद बॉडी को धीरे धीरे नॉर्मल लेके आना, वो कूल डाउन कहलाता है। उसमें उसको फॉर एग्जांपल अगर प्रैक्टिस करी, उसके बाद उसको 5 से 10 मिनट जॉगिंग करनी चाहिए, और उसके बाद 15 से 20 मिनट कम से कम स्टैटिक स्ट्रेचिंग या स्ट्रेचिंग या पार्टनर स्ट्रेचिंग करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग कैसे करनी चाहिए? हर को खींच के 30 सेकंड होल्ड करके और कम से कम 3 से 4 बार करना चाहिए। ये क्यों होता है कि मसल जो प्रैक्टिस के बाद टाइट हुई है या खिंचाव आया है, मसल ब्रेकडाउन हुआ है, तो वो मसल अलाइन हो जाए, जिससे कि नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए वो तैयार हो जाए। तो कूल डाउन एक ऐसा पार्ट है जो नेग्लेक्ट होता रहा है, लेकिन इसको हमें प्रैक्टिस में लाना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, प्लेयर्स को समझाना चाहिए कि कूल डाउन करो, और जिससे कि नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए तुम बिल्कुल पहले से ही तैयार मिलो। तो जिससे, और इससे इंजरीज काफी हद तक कम हो जाती हैं। ठीक है, तो और अब आता है नेक्स्ट प्रॉपर ट्रेनिंग टेक्निक। ये तो आप लोगों के पूरे पूरे हाथ में है कि प्लेयर जो है प्रॉपर ट्रेनिंग टेक्निक से कर रहा है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा है, वो चीज देखना, उसको बार बार सिखाना, जिससे कि इंजरीज कम हो। फिर और उसके बाद जो ट्रेनिंग है वो ग्रेजुअली करें। ये नहीं कि एकदम से प्लेयर ने एक दिन करा हैवी वेट ट्रेनिंग कर ली सडनली, फिर 2 हफ्ते तक नहीं करी, फिर 2 हफ्ते बाद फिर सडनली कर ली, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। जो वेट ट्रेनिंग के सेशन होने चाहिए, मिनिमम 2 से 3 सेशन वीक में होने चाहिए। मिनिमम 2 सेशन तो वेट ट्रेनिंग के होने चाहिए, और हर एक एस्पेक्ट पे फोकस करना चाहिए, चाहे वो एजिलिटी हो, स्पीड हो, हर एक सेशन के हर एक कंपोनेंट पे फोकस करके कम से कम 2 से 3 सेशन वीक में हो, जिससे कि उसका ओवरऑल जो फिटनेस है वो मेंटेन रहे, एंड्योरेंस भी मेंटेन रहे। हर एक चीजों पे हमें फोकस करना चाहिए। उसके बाद आता है इक्विपमेंट। तो जैसे कि नी कैप हो गया, प्रॉपर नी कैप ले, अगर उसको एमसीएल इंजरी है तो उस टाइप का अलग नी कैप होता है, तो एसीएल है तो उसके लिए अलग नी कैप, पैडेड नी कैप होता है। तो उन सब चीजों को फॉलो करे, हेड गियर ले, और शूज, इसमें इक्विपमेंट में आएगा शूज प्रॉपर होने चाहिए। अगर शूज प्रॉपर नहीं है तो इंजरीज बढ़ेंगी, वो एंकल से लेके नी को इफेक्ट करेंगी, हिप को इफेक्ट करेंगी, बैक को इफेक्ट करेंगी। तो शूज बहुत ज्यादा चाहिए। तो ये प्रिवेंशन में आ जाता है कि उसके जो शूज हैं प्रॉपर साइज के हैं, और ज्यादा पुराने ना हो, और प्रॉपरली उसको फिट हो रहे हो। अगला आता है हाइड्रेशन। उसको पानी की पूर्ति अपनी पूरी रखनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया, कम से कम 3 से 4 लीटर दिन में पानी पीना चाहिए। वेट कम करते हैं उस टाइम भी वो बिल्कुल पानी छोड़ देते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाता है, वो चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए हमें मिनरल्स वगैरह पहले से ही पूरे रखने चाहिए, जिससे कि जब वेट कम करें स्लोली कम करें। ऐसे नहीं कि दो दिन में पूरा 5 से 6 किलो कम कर लिया, 3 से 4 किलो कम कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वीकली उसको बनाना चाहिए वेट कंट्रोल, जिससे कि धीरे धीरे अपना वो हाइड्रेशन भी ना छोड़े, न्यूट्रिशन भी ना छोड़े, और अपना वेट भी कंट्रोल कर ले, तो जिससे कि इंजरीज भी बची रहे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फिर आता है रेस्ट और रिकवरी। रेस्ट और रिकवरी एक ऐसा पीरियड है जो हमने ट्रेनिंग करी है, उसका रिजल्ट जो होता है वो रेस्ट और रिकवरी में आता है। जब तक हम रिकवरी नहीं करेंगे, उस ट्रेनिंग का रिजल्ट हमारी बॉडी पे इफेक्ट नहीं करेगा, वो फिटनेस लेवल हमारी बॉडी अडेप्ट नहीं करेगी। ये ऐसा फेज है अडेप्टेबिलिटी वाला, मतलब जो हमने ट्रेनिंग करी है वो बॉडी अडेप्ट करेगी उस रिकवरी फेज में। हमने वेट ट्रेनिंग करी है, सोनेस हो जाती है, मसल दुखती है, तो वो अगर हम 2 दिन बाद ही फिर से वेट ट्रेनिंग कर देंगे बिना, अगर उस मसल को सोनेस गए हुए,
ठीक है, तो वो फिर से ही जो वहां पे मसल इंजरी के चांसेस बढ़ा देगी, क्योंकि मसल पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है। तो हमें उस चीज का गैप बना के, जैसे सर कल बोल रहे थे पीरियडाइजेशन को फॉलो करके, कि हाँ हमें पूरा, अगर हम पूरा उसका पीरियड बना के रखेंगे, इस वीक में इस दिन ये करेंगे, इस दिन ये करेंगे, प्रॉपर गैप दे के चलेंगे, तो उस वजह से वो पूरा हम रिकवरी और पूरा उसका एक शेड्यूल बना के पूरे फिजिकल फिटनेस और उसका पूरा एक अच्छा गेम के लिए फिटनेस ला सकते हैं। तो ये एक प्रिवेंशन के लिए एक मॉडल है, 2 मॉडल्स हैं, मैं एक एक करके समझाता हूँ। पहला जो प्रिवेंशन मॉडल है वो क्या कहता है कि मतलब ये एक तरीका है कि हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन मॉडल क्या कहता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं नी इंजरी ले लीजिए। तो नी इंजरी के लिए हमने देखा पहले कि वो किस वजह से हो रही है, किस मैकेनिज्म से हो रही है। मैकेनिज्म भी पढ़ना बहुत जरूरी है इंजरी का, कि हम देख रहे हैं कि घुटना किस तरफ जा रहा है मूवमेंट में, ट्रेनिंग में जब लोड ले रहा है, जब स्क्वाट्स मार रहे हैं तो घुटना अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, प्रॉपर लोड ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो ये चीजें मैकेनिज्म हमें उस टाइम नोट करना है चीजों को। और ये जब नोट करने के बाद हमें उस पे प्रिवेंटिव मेजर डालने हैं, मतलब हमें प्लेयर्स को बताना है कि घुटना सीधा रखना है, जब ट्रेनिंग कर रहे हैं मैट पे रख रहे हैं, पीछे वाला पैर अंदर की तरफ घुमा हुआ है, बाहर की तरफ, ये आप लोग ज्यादा समझते हैं, तो हमें उसको प्रॉपर टेक्निक बतानी है उस टाइम पे, ठीक है। वो हमने उसको बताया, उसके बाद उसकी हमें इफेक्टिवनेस देखनी है, जो हमने बताया प्लेयर को वो कितना उस चीज को अपने अंदर अप्लाई करके और कितना इंजरीज को कम कर पा रहा है। तो हमें इन चीजों पे प्रिवेंटिव मेजर लेने पड़ते हैं, मतलब कि हमें उसका खाली इंजरी को नहीं देखना है, इंजरी क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, हमें वो चीजें ध्यान रख के हमें एक इंजरी को बचाना चाहिए। ये दूसरा एक प्रिवेंटिव मेजर है, ये कहलाता है ट्रिप, ट्रांसलेटिंग रिसर्च इनटू इंजरी प्रिवेंशन प्रैक्टिस। ये क्या कहता है, जो हमने पहले वाला मॉडल देखा था सेम वही है, बस इसमें एक चीज इन्होंने क्या करी, 4th पॉइंट देखेंगे जब आप, तो इन्होंने क्या करा कि आइडियल कंडीशंस में, मतलब कि हम वेट नहीं करेंगे, हमने इम्प्लीमेंट प्रिवेंटिव मेजर, हम वेट थोड़ी करेंगे कि इंजरी हो जाए उसके बाद हम दूसरा प्रिवेंटिव मेजर लाएं, नहीं, हम प्रैक्टिस में ही उस चीजों को रिव्यू करेंगे, प्रैक्टिस चीजों को रिव्यू करके चेंजेस लाएंगे कि हाँ अब इंजरी और कम हो सकती हैं, तो जाके फिर हम उसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं, देखिए हम उस इंजरीज को कम कर देंगे, ठीक है। ये ट्रेनिंग एरियाज हैं, मतलब स्ट्रेटजीज हैं कैसे कैसे हम कर सकते हैं ट्रेनिंग में, जैसे कि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस ट्रेनिंग, एक्सटेंसिंग हो गए, एनवायरमेंटल हो गई, ये प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज। मैं इसमें एक जानना चाहूंगा, ये न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग, ये एक स्टडी हुई है, उसमें क्या देखा गया कि जब प्लेयर की न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग कराई गई तो उसकी इंजरीज बहुत कम हो गई। न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग क्या हो गई, उसकी बैलेंस, स्ट्रेंथ और एजिलिटी जब काम किया गया तो उसकी इंजरीज 37% रिडक्शन हुआ लोअर लिम्ब इंजरीज में, और ओवरऑल इंजरीज में भी 37% रिडक्शन हुआ और 47% रिडक्शन हुआ ओवर यूज इंजरी में। मतलब कि अगर हम स्ट्रेंथ, बैलेंस और एजिलिटी अगर प्लेयर की बढ़ा देंगे तो जो ओवर यूज, जो लोड पड़ने से उसकी इंजरी थी वो 50% तक कम हो गई। मतलब कि हम उसका लोड बहुत बढ़ा पा रहे हैं, मतलब प्लेयर बहुत अच्छे से अडेप्ट कर रहा है, प्लेयर की फिजिकल फिटनेस और इम्प्रूवमेंट बहुत ज्यादा हो रही है इस न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग की वजह से। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हमें उसकी बैलेंस, स्ट्रेंथ और एजिलिटी पे बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। इसमें स्पीड भी एक फैक्टर है, उस पर भी काम कर सकते हैं, एंड्योरेंस एक फैक्टर है, एंड्योरेंस पे काम कर सकते हैं। तो हमें कोई भी फैक्टर कम नहीं रखना चाहिए, सारे फैक्टर्स पे इक्वली काम करना चाहिए, जिससे कि हम उसकी फिटनेस दे सकें। एक ये प्रिवेंशन प्रोग्राम एक यूएसए में यूज होता है, ये यूडब्ल्यूडब्ल्यू अप्रूव्ड है, ये रेसलिंग प्लस वार्म अप प्रोग्राम है। ये वो एमेच्योर में यूज करते हैं, मतलब 8 से 15 साल तक के बच्चों में यूज करते हैं, जिससे कि इंजरीज बचा पाए। तो ये प्रोग्राम वो हफ्ते में 2 से 3 बार करते हैं। इसमें आप देखेंगे 8 मिनट का रनिंग, ग्रिप्स एंड ब्रिजेस है, 6 सेट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं, फिर 9 मिनट का उन्होंने कोर, लेग स्ट्रेंथ और बैलेंस पे काम करा है, और 3 मिनट रेसलिंग स्टिमुलेशन पे काम करा है, मतलब जो रेसलिंग से मिलती जुलती टेक्निक से उन पे काम करा है। तो ये वो लोग फॉलो करते हैं। जो सेकंड पार्ट है उसमें देखेंगे 3 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जब बच्चा नया है तो लेवल 1 में रखेंगे उसको, थोड़ा सीख गया है लेवल 2 में, और फिर लेवल 3 में। तो ये वो लोग यूज कर रहे हैं, और इससे देखें काफी हद तक इंजरीज उन्होंने बच्चों में कम करी है, क्योंकि बच्चों में क्या होता है, नए होते हैं, टेक्निक प्रॉपर नहीं होती, तो इंजरी की फिजिकल फिटनेस उतनी नहीं होती, इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अगर इसी लेवल से उनको कंट्रोल करके चलेंगे तो जब तक वो एलीट बनेंगे प्लेयर तो इंजरीज बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। ठीक है, अब हमारा फाइनल चीज आ गई मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट क्या है, डिपेंड करता है, ये मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि आप लोग कैसे कैसे उस चीज को फॉलो करें। मैनेजमेंट मतलब उस चोट लगी है तो चोट को किस तरीके से आप लोगों को लेना चाहिए, वो डिपेंड करता है इंजरी के ऊपर कि एक्यूट इंजरी है, क्रॉनिक है, ओवरयूज है। ठीक है, तो अब हमें क्या हम उसमें क्या एम क्या रखेंगे कि हमें जो इंजरी है वो क्या है। सबसे पहले हम उसकी पेन और स्वेलिंग को ठीक करना चाहेंगे। दूसरा, रेंज ऑफ मोशन, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग। रेंज ऑफ मोशन मतलब वो जोड़ पूरा अपनी रेंज में चल रहा है। फ्लेक्सिबिलिटी, मसल फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथनिंग, ये पूरा एक रिहैब का पार्ट हो गया। उसके बाद आता है फंक्शनल रिहैबिलिटेशन, मतलब स्पोर्ट्स स्पेसिफिक रिहैबिलिटेशन, मतलब कि जो रेसलिंग की मूवमेंट्स हैं उसको हम उसको बोलेंगे करने के लिए, जैसे कि शेडो ट्रेनिंग हो गई। ठीक है, वो बोलने के लिए करने के लिए बोलेंगे मैट पे, और पैर पीछे फेंकना हो गया, ये सब हो गया। तो हम उसको जो रेसलिंग की टेक्निक्स है वो ट्रीटमेंट के बाद उसको हम बोलेंगे कि ये सब चीजें धीरे धीरे चालू करें और फिर मैट पे उतरे। ठीक है, ये एक्यूट इंजरी का मैंने पहले ही बताया आपको, प्राइसर और पुलिस। इसमें आज होता है रेफरल। रेफरल का मीनिंग क्या था कि हम जब इंजरी ठीक नहीं हो रही है या हमें किसी एक्सपर्ट की जरूरत है तो हम स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, स्पोर्ट्स फिजिशियन, सर्जन को कंसल्ट करें, न्यूट्रिशनिस्ट को और साइकोलॉजिस्ट को। साइकोलॉजिस्ट का बहुत बड़ा रोल हो चुका है आज के टाइम पे। साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट एक ऐसा पार्ट बन गया, अलग फील्ड हो गई है, क्योंकि अब देखा गया है कि अगर साइकोलॉजी में प्लेयर की काम करा जाए तो उसकी इम्प्रूवमेंट जो रिजल्ट है बहुत अच्छा पाया गया है। ठीक है, और इसमें एक हम देखेंगे नो हार्म, मतलब कि जो 24 to 48 आवर्स है उसमें कोई हीट नहीं देनी, कोई अल्कोहल नहीं देनी, उसको लोडिंग नहीं करनी और उस पर मसाज नहीं करनी है एरिया पे। ठीक है, और उसके बाद आता है फिर क्रॉनिक इंजरी मैनेजमेंट। इसमें क्या है, मेडिकेशन देनी है कंसल्ट करके, फिर थेरेपी ट्रीटमेंट, कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन। आजकल देखा है इंजेक्शन बहुत लगवाते हैं। ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन लगवाना है तो पहले वाडा से परमिशन लेनी है, एक थेरेपेटिक यूज एक्सेप्शन का एक वो होता है फॉर्म, वो भरना है। ठीक है, और वो लेके और फिर करना है। और पीआरपी, पीआरपी क्या होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। आज का इंजेक्शन लगवाते हैं, इसमें प्लेटलेट लेके बॉडी के और इंजेक्ट करा जाता है इंजरी साइट पे, जिससे कि हीलिंग तेज हो जाए। और लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचना चाहिए सर्जरी और रिहैबिलिटेशन का। और ओवरयूज इंजरी का पहले ही बताया मैंने, रेस्ट लेना चाहिए प्रॉपर, और ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी हमें ऑल्टर करनी चाहिए जिससे कि ओवरयूज हम कम कर पाए। ठीक है, ये एक मेडिकल गाइडलाइंस है, ये पढ़ सकते हैं UWW की कि हमें आर्टिकल 55 और 56 की हमें क्या क्या सर्विसेज दी जाती हैं, मेडिकल सर्विसेज वहाँ पे, और इंटरवेंशंस क्या क्या है, जैसे कि 4 मिनट का हमें इंजरी टाइम पीरियड दिया जाता है। और जो मैट के साइड में जो डॉक्टर होता है उसके हाथ में होता है कि अगर इंजरी वो देखे कि सीवियर है तो वो वहीं के वहीं स्टॉप कर सकता है, चाहे कोच या प्लेयर ना चाहे। अगर वो चाहते खेलना, लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर की अनुमति नहीं है वो वाले, तो वो नहीं खेलने देगा। और एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, अब एक और आया है कि अगर किसी प्लेयर को टेप यूज करनी है ड्यूरिंग द कंपटीशन, तो पहले एक फॉर्म होता है, वहाँ मेडिकल UWW डॉक्टर से वो फॉर्म पूरा फिल कराना पड़ता है, उनकी परमिशन लेनी पड़ती है। वो परमिशन लेने के बाद ही उसको एक फॉर्म अपने पास रखेगा कोच, और दूसरा फॉर्म वो जाएगा UWW मेडिकल डॉक्टर के पास। तो ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली है कि अगले जब भी किसी प्लेयर को टेप लगवानी है तो उसको मेडिकल एक फॉर्म वहां से परमिशन लेनी पड़े। थैंक यू सर। कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों के इंजरी के लिए तो प्लीज। ओके, थैंक यू शुभम, वेरी नाइस लेक्चर। लंबी हो गई, लेकिन ये इंजरी छोटे टाइम में लेना बहुत मुश्किल है। मैं जितना कम करने की कोशिश करी उतना नो प्रॉब्लम, इट वाज ओके। ये स्क्रीन को प्लीज हटा दो। हाँ हाँ मैं हटा रहा हूँ। ओके ओके गाइस, काफी इंफॉर्मेटिव था। ऑफ कोर्स थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज्यादा हमारे को, और उसमें काफी रेलेवेंट भी थी, उनको बीच में छोड़ भी नहीं सकते, जैसे मैनेजमेंट तो बताना ही पड़ेगा ना लास्ट में। लेकिन फिर भी हम चांस दे रहे हैं अभी, 1-2 मिनट ऊपर चली जाएगी, नो प्रॉब्लम। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं,
शुभम से, जिनको भी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं एक बार आपको ऑप्शन मैं अनम्यूट करता हूँ। यस, नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन, एक एक करके। शुभम सर, हेलो, शुभम गुड मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग। हेलो, हाँ बोलिए। आई हैव वन क्वेश्चन। उसमें आप या तो बॉक्स में डाल दें, नहीं तो आवाज क्वेश्चन है। Hello, sir. I have one question. नेम प्लीज। Vinod Kumar. विनोद बोलो और बाकी चुप रहो प्लीज। विनोद बोलेगा। हाँ बोलो क्वेश्चन। Yes, can I speak to Shubham, sir? Yes, Shubham. Yeah, of course you can. Yeah. Sir, actually, you give me a nice information about the injuries, but you not mention about the dental injuries, because one of my friend sent my one information. If you get a dental injury, it will be turned into the skull injury. Okay. Yes, of course. Let him speak now. But No, let him speak. That's okay. Okay. Dental injury. Yes, sir. So I already told you कि इतने कम टाइम में इतनी सारी इंजरीज लेना बहुत मुश्किल है। Okay. थोड़ा बता दीजिए। डेंटल इंजरी क्या बता देता हूँ मैं कि डेंटल इंजरीज क्या है। ये स्कल जो हमारा है ना, पूरा हेड एंड नेक, ये पूरा एक पार्ट है। जैसे मैंने ईयर में ही बताया, अगर कान में इन्फेक्शन हुआ तो अंदर तक जा सकता है, अंदर तक जाके कान में, नोज में और माउथ तक जा सकता है। सेम फॉर द डेंटल। जो हमारी नर्व्स हैं, नसें हैं, वो हमारी टीथ से लेके पूरे स्कल से जुड़ी हुई हैं। अगर कोई इन्फेक्शन टीथ में हुआ तो वो कान तक भी जा सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा, जो नॉर्मल भी है, जैसे जो हमारा अकलदाढ़ निकलती है, उसका जब सीवियर दर्द होता है वो कान तक भी जाता है। वो काफी लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो सेम चीज है, अगर कोई इंजरी उसमें टीथ में हुई है तो वो उसका इन्फेक्शन हमारे स्कल और ब्रेन तक भी जा सकता है। तो इसलिए हमें प्रॉपर मैनेजमेंट उसी टाइम पे करना चाहिए, एक एक्सपर्ट से मिलके, एक डेंटिस्ट से एक्सपर्ट से मिलके, और उसका प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट लेना चाहिए। Okay. Good. Thank you शुभम। और पूछे सुखविंदर बोलो। शाबाश, सुखविंदर बोलेंगे, बाकी प्लीज म्यूट रखें। कमी क्वेश्चन सुखविंदर बोलेंगे। शाबाश सुखविंदर बोलो। सर तो आपने प्लाज्मा बताया, अगर ब्लड का प्लाज्मा बना के, उसके बारे में सर थोड़ा बताएंगे। ये अभी पीआरपी जो चल रहा है, प्लाज्मा प्लेटलेट रिच टेक्निक, इसमें क्या होता है, प्लेयर का अभी का तभी ब्लड निकाल के, ठीक है, एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूजन मशीन, उसमें क्या होता है, ब्लड के अलग अलग कंपोनेंट अलग कर देते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, तीनों चीज अलग कर देते हैं। प्लेटलेट पे जो होती है उसमें हीलिंग का एक फैक्टर होता है, मतलब हीलिंग बढ़ा देता है प्लेटलेट। तो हम वो प्लेटलेट उसमें से ब्लड में से अलग करके, और जो पार्ट है, जैसे शोल्डर में लिगामेंट खिंच गया है, तो हम उस प्लेटलेट को लेके, और जो स्पोर्ट्स डॉक्टर है वो उसको उस जगह पे इंजेक्ट कर देगा। इंजेक्ट करने के बाद वहां पे वो हीलिंग को बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस दिया गया है, लेकिन इसकी अभी तक भी रिसर्चेस चल रही हैं कि कितना इफेक्टिव है। इसकी कोई इफेक्टिविटी अभी तक नहीं पता लग पाई है। कहीं कहीं बहुत अच्छा काम करा है, कहीं कहीं नहीं करा है। ठीक है, तो ये चीज है। थैंक यू शुभम। हाँ, वो बता दिया वो क्या उसका यूज। लास्ट क्वेश्चन है, कौन पूछेगा? जयवीर एसएसबी। हेलो शुभम सर, नमस्कार। हेलो, आप पूछो। शुभम सर, मुझे सुन पा रहे हो आप? हाँ जी बोलिए। हाँ बोलिए। हमारी रिब्स में ज्यादा चोट लगती है गटरेज करने से, बारमदाज करने से, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पसलियों में ज्यादा चोट लग जाती है। हाँ, तो ये इसका प्रिवेंशन बताइए सर। हाँ, इसमें क्या है, ये बहुत कॉमन देखा गया रेसलिंग में, क्योंकि भारंदाज होता ही होता है। ठीक है, तो इसमें रिब्स में अगर हमें सबसे पहले प्रिवेंशन करना है। प्रिवेंशन कैसे करना है? एब्डोमिनल्स है, कोर मसल्स है, इनको हमें स्ट्रेंथन करना है। इनमें ताकत रखेंगे तो इनमें लोड नहीं पड़ेगा। अगर मैंने फिर वही बात की, टिश्यू से ज्यादा अगर लोड आ गया तो इंजरी होती है। अगर इंजरी हो गई है तो ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, ये धीरे धीरे ठीक होता है। कोई चीज है कि रिकवरी से पहले अगर फिर से वापस मैट पे आ जाएंगे तो फिर से इंजरी बढ़ा देगा। समझ रहे हैं आप? तो हमें इसको रेस्ट का टाइम देना है, आइसिंग प्रॉपर तरीके से करनी है। अगर मेडिकेशन की जरूरत है तो दवाई लेनी है, दर्द एनसेड खिलाती है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, किसी फिजिशियन से मिलके प्रॉपर लेनी है। और डोपिंग का बहुत ध्यान रखना है कि वो ड्रग डोप में तो नहीं आ रही, सबसे पहले वो चेक कर लें। ठीक है, तभी दवाई लें, और उसको आइसिंग, प्रॉपर रेस्ट और रिकवरी दें।
होता क्या है, पेन कम हो जाता है लेकिन लगने लगता है हाँ ठीक है अब मैं दोबारा मैट कर सकता हूँ, लेकिन धरंजा दोबारा खा लिया फिर दोबारा दर्द बढ़ जाएगा। जो अंदर स्मॉल मसल्स है ना, ये हीलिंग में टाइम ज्यादा लेती हैं। बड़ी मसल्स है वो जल्दी ठीक हो जाती हैं, स्मॉल मसल्स है रिब्स की हो गई तो ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं हील होने के लिए। सर ये प्लेटफॉर्म के बारे में कुछ बताओ। प्लीज लिसन मी प्लीज, एक बार थोड़ा चुप रहो प्लीज। एक मिनट प्लीज। हाँ कोच साहब मैं आपको देख सकता हूँ। हाँ ठीक है सर, एक मिनट सभी चुप हो जाओ भाई। हमारे ईडी सर हैं, हमारे जो यहाँ के इंचार्ज हैं, बॉस है हमारे कर्नल राज सिंह जी, वो आपसे सीनियर आपसे थोड़ा बात करेंगे। प्लीज लिसन, ध्यान से सुन लीजिए, भाई कुछ इंस्ट्रक्शन है आप लोगों के। सर बोलिए प्लीज, बाकी सारे। थैंक यू ओम प्रकाश जी एंड थैंक यू मिस्टर गुप्ता, यू हैव टेकन अ वेरी वंडरफुल सेशन एंड इट वाज अ चेंज फ्रॉम द रूटीन कोचिंग। जो है ओम प्रकाश की कोचिंग और हमारे कुलदीप सर की कोचिंग के बाद में इट वाज अ ब्रेक एंड इट वाज अ टोटल चेंज एंड वी आई थिंक आई लाइक्ड इट, एवरीबॉडी मस्ट हैव लाइक्ड इट। एंड थैंक यू पार्टिसिपेंट्स कि आपने जो है बड़े धैर्य के साथ और बड़े इतने दिनों तक आपने जो है ये सेशन सुने। काफी सीनियर कोचेस हैं, काफी यंग कोचेस हैं। आई हैव जस्ट कम हियर टू थैंक यू एंड आल्सो टू अप्राइज यू अबाउट वन थिंग दैट वी आर गिविंग अ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट फॉर दिस कोर्स। तो फेडरेशन और साई दोनों मिलके आपके लिए एक पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट का इंतजाम कर लिए, जो आपका ई लाइन के द्वारा आपके पास पहुंच जाएगा। और इस पार्टिसिपेशन में मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कोचेस को हम एक लिंक भेज रहे हैं, उस लिंक में आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उस रजिस्ट्रेशन करते ही आपका जो है नाम, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, आपका जो भी लेवल है वो सब हम उसमें लिखा हुआ है वो हमें मिल जाएगा। और एक छोटी सी बात कि इस पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लेने के लिए एक छोटा सा एमसीक्यू क्विज ऑनलाइन एग्जाम होगा। जब आपके सारे पूरे क्लासेस हो जाएंगे उसके बाद में एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, छोटा सा एक पेपर होगा और ऑनलाइन ही पेपर होगा और ऑनलाइन ही आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। बाकी डिटेल जानकारी हम कल आपको दे देंगे। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि आप अटेंडेंस जो है आपकी बरकरार रहे, थोड़ा आपका ध्यान भी रहे। और ये जो पेपर है वो सिंपल पेपर है बिकॉज इट्स जस्ट अ पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश जी, थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स एंड थैंक यू सो मच मिस्टर गुप्ता फॉर अ वंडरफुल लेक्चर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके गुप्ता जी, लास्ट क्वेश्चन ले ले क्या गुप्ता जी? सर प्लेटफॉर्म के बारे में बता दीजिए। किसके बारे में आप सुनिए प्लीज। सर नी की इंजरी ज्यादा होती है, नी के बारे में बताओ सर प्लीज। सर मैं बताता हूँ, फ्लैट फुट से चलते हैं। फ्लैट फुट क्या है, जो हमारी जो नॉर्मल जो फुट है उसकी एक आर्च होती है, ठीक है। ये आर्च मेंटेन होना जरूरी है क्योंकि आर्च जब जो हमारी इसके रीजंस बहुत सारे होते हैं। कभी कभी बचपन से पैदाइशी भी फ्लैट फुट होता है, मसल वीकनेस हो जाती है उसकी वजह से फ्लैट फुट जाता है, इंजरी हो गई तब तो ये आर्च जो है वो नीचे हो जाती है। अब जैसे नीचे हुई, जैसे जो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन है और जो बैलेंस की लाइन है वो बिगड़ जाती है। वो बिगड़ने जैसे ही फ्लैट फुट हुआ, जो बिगड़ते ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी की लाइन जो है, हेलो सुन पा रहे हैं? हाँ यस यस, अभी कंटिन्यू। हाँ बाकी होगा, बाकी तो वो एक तरफ शिफ्ट हो गई, ठीक है। तो उससे हुआ क्या, जो नी पे जो लोड बीच में से जाना चाहिए था वो एक तरफ अंदर की तरफ आ गया, और जिससे कि नी पे भी लोड आने लगा। तो ये फ्लैट फुट जो है एक ऐसी दिक्कत है, इसको अगर हम इंसोल लगे या प्रॉपर एक्सरसाइजेस देके ठीक नहीं करें या इसका मैनेजमेंट नहीं करें प्रॉपर, क्योंकि ये रेगुलर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर पैदाइशी है, हेरिडिटरी है, जेनेटिक से है तो इस पर और ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। अगर प्लेयर चीज को अडेप्ट कर लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन अडेप्ट करने के भी साइड इफेक्ट्स हैं, वो है लॉन्ग टर्म। वो अभी दिक्कत नहीं करेंगे उसको, वो दिक्कत करेंगे जब उसकी रेसलिंग एज खत्म हो जाएगी। क्यों? वो जॉइंट पे जो इनबैलेंस रहा उसकी वजह से जोड़ आपस में घिसने लगेंगे, नी पे लोड आने लगेगा, हिप पे लोड आने लगेगा, बैक पे लोड आने लगेगा। तो ये सब चीजें उसको बोन के लेवल पे बाद में होंगी, अभी जो होंगी वो होंगी मसल और लिगामेंट और सॉफ्ट टिश्यू के लेवल पे। तो जो फ्लैट फिट है इस पे हमें हर किसी का चेक करा के एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोग्राम बनवाना चाहिए।
थैंक यू शुभम। भाई लास्ट क्वेश्चन है, अनिल ने पूछा था, उसी को मैं बोल रहा हूँ। वो शायद नी की इंजरी के ऊपर थोड़ा सा एक बार शुभम जी दोबारा बता दीजिए नी की इंजरी। ठीक है, नी की मैं एक आपको एक ढांचा बनवा के देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, अंदर बोन होती है, दो बोन आपस में जुड़ी होती हैं तो वो जॉइंट बना लेती है। जॉइंट के ऊपर बहुत सारा सॉफ्ट टिश्यू है, ये हर जोड़ की कहानी है इंक्लूडिंग नी। तो सॉफ्ट टिश्यू है, सॉफ्ट टिश्यू में क्या क्या आता है, लिगामेंट आता है, आपके कार्टिलेज आता है, नी में बात करें तो मेनिस्का आता है, ठीक है, ये सॉफ्ट टिश्यू हो गया। उसके ऊपर हो गई मसल्स। मसल्स जो होती हैं जो एक जोड़ से दूसरे जोड़ तक जुड़ी होती हैं, वो जो उस बोन को वहां पे मूवमेंट का काम कराती हैं। और मसल किससे जुड़ी होती है, टेंडन से। जो टेंडन मैंने पहले बताया, जो बोन और मसल के बीच का जो जॉइंट जो जोड़ता है वो टेंडन से जोड़ता है। तो नी इंजरीज को कंट्रोल करने के लिए हमने देखा गया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। नी में जैसे नी के ऊपर थाई मसल्स हो गई, बैक थाई हो गई, काफ मसल्स हो गई, ठीक है, इन सबको स्ट्रेंथनिंग बहुत जरूरी है। दूसरा बैलेंस। बैलेंस एक ऐसा काम है, ऐसी ट्रेनिंग है जो छोटी छोटी मसल्स को अच्छे से प्रॉपर स्ट्रेंथ बनाता है। जैसे सिंगल लेग बैलेंस कराना, आईज क्लोज करके बैलेंस बनाना, एक स्टार बनाना एक पैर पे खड़े होके, ये सब चीजें बैलेंस की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। नी को अगर आपको प्रोटेक्ट करना है तो स्ट्रेंथनिंग, बैलेंसिंग, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। ये एक चेन होती है। चेन अगर एक कहीं भी दिक्कत होगी, जरूरी नहीं कि नी में ही दिक्कत हो रही है। अगर फुट में, जैसे पहले बताया ना, फुट में दिक्कत हो गई तो भी नी में दर्द आ सकता है। अगर ऊपर हिप में दिक्कत हो गई, हिप से भी नी में दर्द आ सकता है। वो कैसे है, वो एक फिजिकल कोई एक स्पोर्ट, वो जो एक्सपर्ट है वो ही उसको डायग्नोज कर सकता है। बहुत सारे टेस्ट होते हैं, मतलब टेस्ट मतलब बोले तो फिजिकल टेस्ट, मतलब जो मूवमेंट करा के देखना, प्लेयर से हिस्ट्री लेना। हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है चोट की। क्यों, आधी चीजें तो हिस्ट्री से पता लग जाती हैं कि चोट कैसे लगी, किस मूवमेंट में लगी, पोजीशन क्या थी, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। हिप है, हिप अगर अंदर की तरफ घुमा हुआ है तो भी वो नी पे लोड डालेगा। तो नी का कोई एक कॉज नहीं है, बहुत सारे कॉज है। तो हमें कोई भी इंजरी हो उसका एक पर्टिकुलर एक एक्सपर्ट के पास जाके उसको उससे पूरा डायग्नोज करा के, पूरा प्लानिंग छूट रही है तो उसको भी देखना पड़ेगा कि किस वजह छूट रही है। और एक चीज मैं बताऊं, अगर आपको नी में इंजरी हुई है, राइट नी में इंजरी हुई है, तो आप खाली राइट नी को रेस्ट दो, जरूरी नहीं कि पूरी बॉडी को रेस्ट देना है। लेफ्ट नी की ट्रेनिंग कराओ, बैक की ट्रेनिंग कराओ, अपर बॉडी ट्रेनिंग कराओ, ये जरूरी है। इसलिए बोलते हैं कि अब पहले होता था रेस्ट, अब होता है एक्टिव रेस्ट। एक्टिव रेस्ट का मतलब ही यही होता है कि खाली उस जॉइंट को हमने रेस्ट दिया जिसपे चोट है, बाकी पूरी बॉडी को हमने एक्सरसाइज करा रहे हैं, तभी उसकी फिजिकल फिटनेस मेंटेन हो पाएगी और वो अच्छे से रिकवर कर पाएगा चोट के बाद। थैंक यू शुभम, और आई थिंक वी शुड एंड नाउ। और सभी कोचेस की तरफ से और मेरी तरफ से भी शुभम आपको थैंक्स, आपने टाइम दिया। और मैं एक चीज बोलना चाहूंगा एंड में कि ये इंजरीज बहुत सारी थी, इनको इतनी कम टाइम में कवर करना बहुत मुश्किल था। और आगे भी हम अगर चाहे तो जैसे डोपिंग के ऊपर क्लास हो सकती है, अगर सब लोग इंटरेस्टेड हो सबसे पूछ के। और मेरे को भी बहुत एंजॉय हुआ क्योंकि एक रेसलिंग ऐसा गेम है जो पूरा फिजिकल फिटनेस लाता है, मतलब पूरी बॉडी की मूवमेंट रखता है। तो वो बहुत अच्छा गेम है रेसलिंग। बट आपने अच्छी तरह से ले लिया, काफी कवर कर लिया एक ही लेक्चर में, लेकिन हम कोशिश करेंगे सर आपको। थैंक्स हमारी कोचेस की तरफ से भी और मेरी तरफ से। ओके बाय सभी को, बाय। कल मिलते हैं 10 बजे मिलते हैं कल।